Good afternoon, everyone. Could you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you so much for your confirmation. I hope कि आप सब लोग अच्छे हैं. यस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. कोल्ड था, थोड़ा बेटर है आज कल से. एक दो दिन लगते ही हैं कोल्ड के अंदर में. बाकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. थैंक यू मीत. कल से अगर आवाज़ बेटर लग रही है तो. यस, कोल्ड की वजह से थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो ही जाती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. एक बार क्विकली मैं कल वाली स्लाइड ओपन करता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली ये थी कल वाली स्लाइड. सब लोग ध्यान दीजिएगा कि कल हमने पढ़ा था पोजीशन साइज या रिस्क मैनेजमेंट इन स्कैल्पिंग या फिर क्विक ट्रेड. और दूसरा मैंने बताया था कि हाउ आई मैनेज माय ट्रेड्स. ये दो चीजें हमने पढ़ी थी जिसमें मैंने कि कि मैं अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करता हूँ वो भी मैंने आपको बताया था. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर में बताया था. मोइल का प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किया था. और इन सब के डिस्कशन के साथ साथ में हमने एक चीज और पढ़ी थी कल कि इस चीज की इंपॉर्टेंस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रूल बेस्ड एक्सपेक्टेशन, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो इन्हीं एग्जांपल से हमने समझा था. एंड आई होप कि कल आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा. और साथ ही साथ हमने कुछ एक स्टॉक्स के बारे में जो अभी तक हमने एलएमएस में पढ़े हैं उनको भी डिस्कस किया था. और आज हम जो पढ़ने वाले थे वो था ये टॉपिक, पोर्टफोलियो क्लीनिंग, हाउ टू मैनेज स्लिपिंग स्टॉक्स. और साथ के अंदर में करियर शिफ्ट फ्रॉम पार्ट टाइम टू फुल टाइम ट्रेडर. ये हम आज पढ़ने वाले थे. अब देखिए, जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया ना, उसमें जो एक सेक्शन था, एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी या फिर रिलेटेड टू एलएमएस, उसमें काफी लोगों ने एक रिक्वेस्ट रखी थी कि सर पोर्टफोलियो में डेड स्टॉक से कैसे डील करें. ये काफी लोगों ने उसके अंदर में रख रखी थी और उसी के बिहाफ के ऊपर में मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट करा था. बट ये बात है 2 दिन पहले की. और कल मैं वापस से गूगल फॉर्म को पढ़ रहा था और उसी सेक्शन को मैं पढ़ रहा था कि जो नई क्वेरीज और आई हैं गूगल फॉर्म में, जो नए रिस्पॉन्सेज आए हैं उनको भी मैं पढ़ रहा था. और वहां पर मुझे वापस से कुछ एक ऐसी ही चीजें और रिपीटेड मिली. और उनके अंदर में मुझे क्या मिला कि कि बहुत सारे लोगों ने एक इसी इसी टॉपिक के ऊपर में कॉमन रिक्वेस्ट कर रखी है कि जैसे कि क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कि सर पोर्टफोलियो में डेड स्टॉक से कैसे डील करें. उसमें से काफी लोगों ने ये भी पूछ रखा था कि प्लीज एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करो. मतलब ये हुआ कि 2 दिन पहले तक काफी लोगों ने पूछा था कि सर पोर्टफोलियो में डेड स्टॉक से कैसे डील करें. और कल मैंने जो रिस्पॉन्सेज पढ़े उनमें एक चीज कॉमन थी कि सर आपके जैसा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, प्लीज एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करें. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो माइंडसेट जो आपका और सूरज सर का होता है पोर्टफोलियो को लेके वो सीखना. अब देखिए, इसके अंदर में जो अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की, तो वो तो हम डे बाय डे डिस्कस कर ही रहे हैं. बहुत सारे हमने स्टॉक भी डिस्कस करे. एक बार मैं वापस से उस चीज के ऊपर में आऊंगा. बट जो आपके रिस्पॉन्सेज थे उन्हीं के अकॉर्डिंगली मैंने ये आज का सेशन प्लान किया, जिसमें मैं आज और कल 2 दिन, क्योंकि देखिए पहले तो क्या था कि पहले आज हम ये दोनों चीजें पढ़ने वाले थे. बट इस पोर्टफोलियो के ऊपर में ही जो क्वेरी है तो मुझे लगा कि इसके अंदर में थोड़ा सा मैं और टाइम स्पेंड करूं आप लोगों के साथ में और अच्छे तरीके से मैं आपको इसके ऊपर में समझाऊं. तो बेसिकली ये कि आज हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं. और सिर्फ आज ही नहीं, मतलब कुछ और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसी का पार्ट जो कि हम कल वापस पढ़ने वाले हैं. मतलब ये कि 2 दिन सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो के ऊपर में बात चलेगी. और देन उसके बाद में हम आने वाले सेशन के ऊपर में करियर शिफ्ट और बाकी के भी जो और टॉपिक होंगे उनको हम आने वाले सेशन के अंदर में डिस्कस करेंगे. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पोर्टफोलियो के ऊपर में ही पढ़ने वाले हैं. आज और कल 2 दिन में मैं आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर दूंगा पोर्टफोलियो को लेके, ये गारंटी है.
अब आप बस 2 दिन ध्यान से सुनना एंड इस रिकॉर्डिंग को देखकर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना एंड उसे हमेशा अपने सामने रखना। अभी नहीं लिखना है, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग को देखना है और देखने के बाद में जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना और उनको हमेशा अपने साथ में रखना। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ये गारंटी है कि जो इन 2 दिन की जो लर्निंग है ना वो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएगी। और जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि एवरेज पोर्टफोलियो होता है, एक होता है कि हाँ काफी अच्छा पोर्टफोलियो। आप यकीन मानिए उन कैटेगरीज के अंदर में जो सबसे ऊपर की कैटेगरी होती है ना वैसा पोर्टफोलियो आपका बनेगा, अगर इन 2 दिन की लर्निंग को आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो। एक चीज मैं पहले बता दूं कि लर्निंग में कितनी भी दे दूं, आपने सुना और सुन के बस आपको अच्छा लगा, उस पे अगर काम नहीं किया, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो उस लर्निंग का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कानों सुनी बातें कुछ दिन बाद में पुरानी हो जाती हैं, और जब वो पुरानी हो जाती हैं तो खुद के इमोशंस वापस से हावी हो जाते हैं। तो मैं कुछ एक चीजें आज लिख लिख के आप लोगों को समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है, साथ ही साथ ना लिखना, ना कोई स्क्रीनशॉट लेना है। आप क्लास के रिकॉर्डिंग देख के वापस से हर एक चीज रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मिल जाती है। ठीक है ये चीज। ओके। अब देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूं कि सर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कैसे होने चाहिए, तो वो तो देखिए हम डे 1 से पढ़ ही रहे हैं एलएमएस के अंदर में, पीएसयू बैंक से ही हमने स्टार्ट करा था। और कल भी मैंने रिपीट करे थे, एक बार क्विकली मैं बस नाम ही रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने सबसे पहले ऐड करे थे। एंड देन उसके बाद में हम यूनियन बैंक के अंदर में वीकली डिमांड जोन का वेट कर रहे थे, वीकली डिमांड जोन ट्रिगर हो गया था यूनियन बैंक के अंदर में, तो हमारे पास में ये भी हो गया था। साथ ही साथ में हमने और पीएसयू बैंक वगैरह भी डिस्कस करे थे, जैसे यूको बैंक वगैरह हो गया, बीओबी बैंक वगैरह हो गया। इनमें से मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताया था कि आपको ऐसा नहीं करना स्टार्टिंग में हर एक पीएसयू बैंक आपने डिस्कस कर ऐड कर लिया कि अच्छा लग रहा तो सब कुछ ऐड कर लिया। हमने पूरा एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अभी कितना ऐड करना है और कौन कौन से ऐड करने हैं, लेटर ऑन कब कब किस किस को ऐड करना है। जैसे कुछ एक के लिए हमने वीकली डिमांड जोन रखा था, यूनियन बैंक वगैरह इनके लिए। पीएसयू बैंक के अलावा भी जैसे कुछ एक प्राइवेट बैंक थे, उनकी भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, चाहे कोई दूसरा बैंक हो, चाहे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। और बैंक के अलावा भी हम टाइम टू टाइम चीजें जैसे कि जेएम फाइनेंशियल हुआ, सीक्वेंट हुआ, इनके ऊपर में एक पोर्टफोलियो के सेशन में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। उसमें मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन दोनों में भी डिफरेंस बताया था। तो वहां से आप एक चीज तो समझ ही रहे होंगे कि हाँ पोर्टफोलियो में कब कब किस किस को ऐड करना है। और ये यहाँ तक ही नहीं है, अब आगे भी जैसे कि कुछ लगा मुझे कि हाँ ये स्टॉक है, ये भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसमें पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में कि लाइक कि अगर इसमें 40-40-20 करना है, या फिर सीधा का सीधा एक बार में ही इन्वेस्टमेंट कर देना है, या फिर ये कि अभी बहुत ही कम क्वांटिटी लें हम इसके अंदर में क्योंकि कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर 5-5 पॉइंट वाली स्ट्रैटेजी चलाएं। तो ऐसा कुछ होगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब इन सब चीजों के साथ साथ के अंदर में जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मतलब मैं अगर पोर्टफोलियो की बात स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को क्लीन करना, उसे एक साफ सुथरा बनाना। अब मैं आ रहा हूं दूसरी स्लाइड के ऊपर में। तो इसीलिए टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो क्लीनिंग के नाम से, और साथ के अंदर में इसी का ही मतलब पोर्टफोलियो क्लीनिंग बोल दीजिए, या फिर ऐसे मान लीजिए हाउ टू मैनेज स्लिपिंग स्टॉक या नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक। काफी लोगों को मैंने वॉइस मैसेज के थ्रू इसका आंसर भी दिया कि जो स्टॉक सो गए हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर जहां पे बाई करे थे वहां से काफी नीचे आ गए, उनमें बेसिकली क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो जो हम बात करते हैं ना कि डेड स्टॉक, डेड स्टॉक, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि लाइक कि हर एक स्टॉक को हम डेड स्टॉक बोलें, क्योंकि ऐसा कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई स्टॉक है जो जीरो हो गया, या फिर ऐसे कहें कि 2 रुपए पे आके बस रुक ही गया।
हाँ, पेनी स्टॉक की बात अलग होती है, बट ब्लू चिप स्टॉक या फिर हम जिन स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, उनमें ऐसा नहीं होता ना कि वो आके बिल्कुल ही जीरो हो गए या फिर 1-2 रुपए की रेंज के अंदर में अटक गए। तो डेड स्टॉक नाम की चीज, मतलब अपन अगर ये अपनी जीटीएफ डिक्शनरी की बात करें तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, स्लीपिंग स्टॉक हम बोल सकते हैं, स्टक बोल सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक बोल सकते हैं। ये इसके लिए एक सही वर्ड रहेगा। अब स्लीपिंग स्टॉक या नॉन परफॉर्मिंग जो स्टॉक है, उनसे मेरा क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास में हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी हम पोर्टफोलियो की बात करें, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है पोर्टफोलियो को लेके, कि हर एक पोर्टफोलियो के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, वो विनर्स जो पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जाते हैं, और दूसरा पार्ट वो लूजर्स जो पोर्टफोलियो को डाउन लेके जाते हैं। और आपके पोर्टफोलियो में भी ये दोनों चीजें होंगी। मतलब कुछ ही स्टॉक ऐसे होंगे जो पोर्टफोलियो को अप लेके जा रहे हैं, तो कुछ ही स्टॉक ऐसे होंगे जो पोर्टफोलियो को डाउन लेके जा रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरफ ज्यादा वेट है, विनर्स की तरफ या लूजर्स की तरफ? मतलब वेट किस तरफ ज्यादा, उन स्टॉक्स की तरफ जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा ऊपर जा रहे हैं, या फिर उन स्टॉक्स की तरफ जो अच्छा खासा नीचे जा रहे हैं? और वहीं से एक ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको मन ही मन सोचना है, ऐसा नहीं कि आंसर देने की जरूरत, मन ही मन सोचना है। कितने लोग सेल करने से डरते हैं, और ये सोच के कि कहीं ये बढ़ गया तो? ऐसा आंसर लिखने के नहीं, मन ही मन बस खुद सोचना अपने आप के अंदर में कि आप में से कितने लोग हैं, क्या आप उन्हीं लोगों में से आते हैं जो ये सोच के स्टॉक को सेल नहीं करते कि मेरे सेल करने के बाद में कहीं ये बढ़ गया तो? आई होप आपने क्वेश्चन पूछा होगा और आपको आंसर भी मिल गया होगा। बट अगर मैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन को एक सही तरीके से फ्रेम करूं, तो राइट क्वेश्चन ये होगा, कहीं ये स्टॉक और टूट गया तो? अब हमेशा जब पहला क्वेश्चन पूछें तो साथ में दूसरा क्वेश्चन भी पूछें। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी ना, कि बेस्ट केस सिनेरियो हमेशा याद रखें। ये भी आपके एलएमएस में ही हमने डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद में पोस्ट शेयर करी थी, कि एक बेस्ट केस सिनेरियो और साथ में एक वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब पहला क्वेश्चन आप ये पूछते हैं कि कहीं ये बढ़ गया तो साथ साथ में ये भी पूछे कि कहीं ये टूट गया तो? मतलब यहां से और टूट गया तो? दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछें कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके इमोशन के चक्कर में मिस हो गई तो? जब आप ये पहले क्वेश्चन के साथ में दो क्वेश्चन और पूछ लेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं उससे इमोशनल अटैचमेंट आपका कम हो जाएगा। एंड अब मैं बात करता हूं एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि यहां से आप कुछ ऐसा, मतलब जो मैंने पहले बोले नोट्स उनके भी बनाने, बट अगर मैं कोई चीज यहाँ पे लिख रहा हूं ना, तो दैट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम चीजें मैं लिखता हूँ, और अगर मैं लिख रहा हूं ना तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है डिसीजन ट्रिगर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको हर एक होल्डिंग, हर एक स्टॉक के ऊपर में पूछना है, विल यू बाई द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस? जो भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर में स्टॉक है जिसको लेके आप आज कंफ्यूज हैं कि निकालूं या ना निकालूं, तो उसके लिए हमेशा एक क्वेश्चन पूछें, विल यू बाई द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस? मतलब क्या आप उसी सेम स्टॉक को आज फिर से बाई कर सकते हैं कि अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली? और आपको वहीं के वहीं आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर इसके ऊपर में हम और बात करेंगे। विल यू बाय, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइएगा, आज की कल की क्लास सच में बहुत ही शानदार होगी। विल यू बाय द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस? और इस क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर लिखूं,
अगर आपका आंसर मिले आपको यस, तो आपको क्या करना है? कीप एंड मॉनिटर। और अगर आपको आंसर मिले नो, एग्जिट या शिफ्ट कैपिटल। अब ये दो चीजें मैंने क्यों लिखी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि जब हम एग्जिट कर रहे हैं तब हमारे पास में दूसरी अपॉर्चुनिटी उसी टाइम अवेलेबल हो। और ब्रैकेट में मतलब ऑप्शनल में इसलिए लिखा है कि जब हमारे पास में दूसरी अपॉर्चुनिटी उससे बेटर अवेलेबल है तो हम उस कैपिटल को शिफ्ट कर सके। एक बार वापस से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं कि क्या आप आज उस स्टॉक को वापस से बाई कर लेंगे क्या, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, जिसमें आप कंफ्यूज हैं। अगर उसका आंसर आपको यस मिलता है तो आप उस स्टॉक को बिल्कुल रखें और मॉनिटर करते रहें। और अगर उसका आंसर आपको नो मिलता है तो उससे क्लियरली एग्जिट हो जाए या फिर उसका कैपिटल आप दूसरे स्टॉक के अंदर में शिफ्ट कर लें। अब अपने अपने स्टॉक आप लोग याद कर लीजिए। जैसे मैं अगर बात करूं, स्टार्ट करूं पीएनबी की, मतलब मेरे क्वेश्चन को बस आप विजुलाइज करते चलना कि मैं आपको ये कहूं कि पीएनबी है, पीएनबी करंट मार्केट प्राइस से नीचे आ गया और मान लीजिए 80 रुपीज आ जाए, तो आप क्या करेंगे? विल यू बाय द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस? तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि 80 के ऊपर में उसमें बहुत ही शानदार डिमांड जोन है कि हम उसको बाई कर लेंगे। पीएनबी मान लीजिए और नीचे आ जाए तो अपन क्या करेंगे वहां पर? अगर मान लीजिए 60-65 के आसपास में जो डिमांड जोन है वहां पर आ जाए तो हम क्या करेंगे? वापस से क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा यस, मैं इन्हीं पॉइंट का तो वेट कर रहा था कि ये आए नीचे। क्योंकि उनमें देखिए हमारा एक लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल क्लियर है कि हमें उनके अंदर में क्या करना है। अगर आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 80 रुपीज है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको वापस से 69 रुपीज पे लेने का मौका मिले, मैं यहाँ पर चार्ट ही ओपन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पीएनबी से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम कि यहाँ पर है पीएनबी, और पीएनबी के अंदर में मैं मंथली टाइम फ्रेम ओपन करूँ या फिर क्वार्टरली, मान लीजिए कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए आप। आज यहाँ पर है पीएनबी, अगर ये यहाँ पर 80 रुपीज आएगा और 80 रुपीज आने के बाद में अगर आप ये क्वेश्चन खुद से पूछेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा यस, कि मैं आज इसको वापस से बाई करूंगा। तो ऑब्वियसली कोई रीजन ही नहीं है ना पीएनबी से एग्जिट होने का। क्यों? क्योंकि आपने पूरी एनालिसिस कर रखी है कि यहाँ पर 152 के आसपास में जो वीकली का सप्लाई जो है ना, वहां पर एक पोज ले तो ले, बाकी सब कुछ टेस्टेड है, तो मतलब टारगेट अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है। तो आपको पता है कि बाई ऑन डिप बेस्ट स्ट्रेटेजी है पीएनबी के अंदर में, जैसे कहते हैं ना स्टॉक एसआईपी वाली। आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली मैं अगर आपको ये कहूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आप यही कहेंगे कि हाँ, अगर ये मंथ यहाँ पे क्लोज होता, मंथली का लोकेशन बन जाएगा, क्यों बाई नहीं करूंगा मैं यहाँ पे 69 पे। और अगर नीचे 59 पे मुझे मिलता तो डेफिनेटली बाई करूंगा, 49 पे, 39 पे, मैं हर एक पॉइंट पे बाई करूंगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में, इस स्टॉक के अंदर में जब जब ये नीचे टूटेगा, देखिए ऊपर जा रहा है तो कोई डाउट ही नहीं है आपके माइंड में। प्रॉब्लम तब होती है जब एग्जिस्टिंग पोजीशन लॉस में दिखने लगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लॉस में दिखने लगे, तब आपको ये क्वेश्चन पूछना कि क्या मैं इस स्टॉक को एग्जिट कर दूं, अगर आज के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली देखूं तो, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी तक जो दो स्टॉक हमने डिस्कस किए, आपको आंसर इसमें यही मिलेगा यस, मैं इस स्टॉक को वापस से बाई कर सकता हूं। तो हमें क्या करना है? कीप एंड मॉनिटर, इसको रखना है, बेचना नहीं है। इसके अलावा हमने जो भी स्टॉक डिस्कस करें, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे यूनियन बैंक हो, अभी मान के चलिए कि आपको अगर बाई चांस मौका मिले कि बैंक ऑफ इंडिया को आप इस वाले डिमांड जोन पे, या फिर जो ये मिसिंग एरियाज हैं यहाँ पर जिनको हम फ्रिक्वेंटली डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर कहीं पर भी आता है बैंक ऑफ इंडिया, जैसे 88 का डिमांड जोन था, 75 का डिमांड जोन था, और अभी एक नया डिमांड जोन और बन गया। तो इन डिमांड जोन पे मतलब बैंक ऑफ इंडिया के नीचे आने पर आपको आंसर हमेशा यही मिलेगा यस, कि मैं अगर करंट एनालिसिस को ध्यान में रखूं तो बैंक ऑफ इंडिया में बाई करूंगा। चाहे आप यूनियन बैंक ले लीजिए, मतलब मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक के अंदर में सेम स्ट्रक्चर है। अभी लेट्स सपोज कि आपने कैनरा बैंक बाई कर लिया यहां से, एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि आपने बाई कर लिया कैनरा बैंक।
कैनरा बैंक बाई करने के बाद में ये नीचे आने लगा, और नीचे आने के बाद में आपने देखा कि ये टूटे जा रहा है, आपको पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा। हमने एक ये लेवल डिस्कस करा था यहाँ पर कि ये काफी अच्छा लेवल है जहां से आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीकली पे ये तो है ही है, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इसने नए लेवल बना दिए मंथली के ऊपर में डिमांड जोन। तो इन लेवल के ऊपर में जब जब ये आ रहा है और आप एनालिसिस करेंगे अपने लॉस को देखते हैं, तो आपको आंसर यही मिलेगा कि हाँ मुझे ये स्टॉक ऐड कर सकता हूँ, और ऐड ना भी करूँ ना, पैसा नहीं भी है, तो मैं इसको होल्ड रख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि 20 रुपए 30 रुपए नीचे आया और अब मैं उसको एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो उसके चलने का टाइम आया है। एक पूरी टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपने उसको बाई करा था, एग्जैक्ट सही डिमांड जोन में, अब वो जाके एंटर हुआ है, और फिर उसके जब चलने का टाइम आया तब आप एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में पैसा डाल देंगे तो कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। जैसे इसी एग्जांपल को आप यूनियन बैंक से देख लीजिए, कि यूनियन बैंक की हम बात कर रहे थे कि जब हमने ये वीकली का डिमांड जोन मार्क किया तब यहाँ कहीं के आसपास में था यूनियन बैंक, और हम इसका वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर कोई लेट्स सपोज कि कोई ये सोचे कि करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए ऐसी एक्सपेक्टेशन लग रही है कि यूनियन बैंक ऊपर चला जाए, और दोस्त टाइम हम यही बात कर रहे थे, यूनियन बैंक को करंट मार्केट प्राइस पे बाई नहीं करेंगे, पीएनबी एंड बैंक ऑफ इंडिया को कर लेंगे। कुछ एक रखते हैं, नीचे आए तो बाकी के पीएसयू भी ऐड कर लेंगे ना, दो ऐड कर लेते हैं, बाकी तीसरा डिमांड जोन पे कर लेंगे। यही हमारी प्लानिंग थी उस टाइम। तो जो पोर्टफोलियो में स्टॉक होने चाहिए ना, वो तो डे वन से हम डिस्कस कर ही रहे हैं। साथ ही साथ में ये कि इसको यहां ना बाई करके यहां बाई करेंगे। बट फिर भी मान के चलिए कि किसी को नहीं पता और किसी ने बस पीएसयू बैंक की हाइप को देखते हुए यूनियन बैंक यहां बाई कर लिया, जो कि अराउंड 150 है, 150 से 125 आए, वहां पर उसको लॉस दिख रहा 20% के अराउंड। तो 20% के लॉस के अराउंड वहां पर क्या करेगा वो पर्सन, कि लॉस के अंदर में वही सेम क्वेश्चन वो पूछ ले। अगर उसकी ये पूरी टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है तो अपने आप को क्वेश्चन पूछ ले, विल यू बाय द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। आंसर यस ही मिलेगा, तो उसको एग्जिट नहीं करना चाहिए, चाहे 20% लॉस ही क्यों ना हो। हाँ, वो गलती पहले से उसने खुद करी है ना, कि हर एक स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे ऊपर बाई कर रखा है। हमने एलएमएस में वही तो गलती नहीं करी है, कि हम करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में सिर्फ एक सेक्टर के एक दो स्टॉक ऐड करें जिन पे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई है, जिनमें कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रहे हैं। और कल यही हम चीज डिस्कस कर रहे थे कि यही फर्क है एक्सपेक्टेशन एंड रूल बेस्ड एक्सपेक्टेशन में। हर एक स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे हम बाई करके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज जब नीचे आएगा पूरा पोर्टफोलियो रेड दिखेगा, और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और पोर्टफोलियो को देखने का भी मन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब 150 से 125 आए और आप क्वेश्चन पूछें खुद से और उसका आंसर अगर आपको यस मिल रहा है, तो यूनियन बैंक को भी आप रखें वहां पर। अब यूनियन बैंक के अलावा मान के चलिए कि आरबीएल बैंक है, आज ये यहां पर चला 324 पे। किसी ने ये सोचा कि क्या पता नीचे आएगा या नहीं आएगा। ऑल तो देखिए, हमने एलएमएस में वो तो मुद्दा डिस्कस ही नहीं करा कि हर एक स्टॉक को यहाँ पर बाई कर लो। हमने इनको बिल्कुल सही टाइम पे बाई किया, जब यहाँ पर भी था तो भी मैंने यही कहा था कि करंट मार्केट प्राइस पे बस कुछ ही ऐड करना और यहाँ का भी स्कोप रखना। आज जब यहाँ हो रही क्लियरली, आज तो सप्लाई जोन में है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर भागते हुए हर चीज को कैच करो, कि ये हाथ ही नहीं आएगा, वो फोमो आपको अननेसेसरी। बट फिर भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग, आप अपनी पुरानी होल्डिंग से कंपेयर कर लीजिए ना, कि कुछ ना कुछ आपके पास में होल्डिंग होंगी ऐसी जिनमें आप यहाँ कहीं पर ही फंस कर ट्रैप हुए हैं। और अगर वो होल्डिंग वापस से नीचे आती है और इन डिमांड जोन के अंदर में आपको एंट्री मिलती है यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन खुद से पूछ लें, उस क्वेश्चन से आपको आंसर भी मिल जाएगा कि यस, यहाँ पर अगर 272 पे आरबीएल बैंक होता तो मैं इसको बाई करता। तो फिर आपको इसको एग्जिट करने का मन नहीं करेगा। कभी यहाँ पर हो तो भी आप क्वेश्चन पूछ लिए, आपको एग्जिट करने का मन नहीं करेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, जिनको हम पोर्टफोलियो का पार्ट बनाते हैं, उनमें सब में आपको आंसर यस मिलेगा। प्रॉब्लम वो होती है कि जैसे होता है ना कि रैंडमली हमने एक जोन को ट्रेड किया, और उस जोन के अंदर में बस एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, वो चली या ना चली, वो मान लीजिए नहीं चली, नहीं चलने के बाद में जब वो पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उनमें आपको में बहुत सारों में क्वेश्चन ये मिलेगा आंसर नो। बस उनको आपको एग्जिट करना, वहां पर वो इमोशनल फैक्टर इतना ज्यादा हावी रहता है कि उनको एग्जिट करने का मन नहीं करता। क्योंकि मैं जो नो का आंसर ढूंढ रहा हूँ ना, वो जो स्टॉक हमने डिस्कस करे, हमने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाए, उनमें आपको नहीं मिलेगा। वो नो का आंसर पता है आपको किस में मिलेगा? वो नो का आंसर मान लीजिए कि आपको कोई डिमांड जोन है, जैसे मैं आपको यहां पर ही समझा देता हूं। लेट्स सपोज ये है डिमांड जोन यहाँ पे,
अब कोई स्टॉक है इस वाले डिमांड जोन के अंदर में आया। अब ये वीकली का मान लीजिए डिमांड जोन था, ठीक है। और यहां से हल्का सा चला, और चलने के बाद में फिर ये टूट गया और एसएल हिट हो गया। अब आप देखेंगे एक बस वीकली का यही एरिया था जो कुछ उसमें था, चाहे वो स्टॉक 300 का था, चाहे 1500 का था, चाहे 3000 का था, कितने भी रुपए का हो सकता। बट एक यही एरिया था उसके अंदर में, और जो टूट गया। अब आप देख रहे हैं नीचे जो मंथली वगैरह जो क्वार्टरली है ना, वो सब गार्बेज है। कई कई बार ऐसे होता है ना कि प्राइस यहां से मान के चलिए कि कुछ इस टाइप से थी, मतलब ऐसी ऐसी गार्बेज थी कि वहां पे ऐसा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा कि आपको कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रही है। आप जबरदस्ती मंथली और क्वार्टरली ढूंढने की कोशिश कर लें कि कोई मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली है क्या, पर आपको कोई मिल ही नहीं रहा वहां पर, क्योंकि मिलेगा तो वो विद इन 3 सेकंड दिख जाएगा। और नहीं दिख रहा 3 सेकंड, तो फिर आप जबरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आपको वहीं पर एक होप आनी है कि क्या पता यहां से चल जाए, क्या पता यहां से चल जाए, क्या पता यहां से चल जाए। इन स्टॉक्स के अंदर में जैसे ये टूटेगा ना एक डिमांड जोन, तब आप क्वेश्चन पूछना खुद से, विल यू बाय द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। आपको आंसर मिलेगा नो। तो इमीडिएटली आपको उसको एग्जिट होना है, और आपको उसका कैपिटल दूसरे स्टॉक के अंदर में शिफ्ट करना है। बिकॉज क्योंकि देखिए, अगर पास्ट का बाइंग रीजन चेंज हो चुका है ना, तो होल्डिंग रीजन भी चेंज होना चाहिए। इफ पास्ट बाइंग रीजन चेंज, होल्डिंग रीजन मस्ट चेंज। इमोशन इज नॉट ए रीजन। इमोशन कभी भी रीजन नहीं हो सकता। ये लाइन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बार मैं इस चीज को हटा देता हूँ। पास्ट बाइंग रीजन चेंज, होल्डिंग रीजन मस्ट चेंज। अभी जो अपन ने बढ़ाना है सिर्फ इतने इतने में ही आपका पोर्टफोलियो क्लीन हो जाएगा। अभी इतने इतने में, अभी तो मैं और चीजें बताने वाला हूँ आप लोगों को, बट आपका पोर्टफोलियो तो इतने में से क्लीन हो जाएगा। आपके में जो भी 15 20 25 जो भी स्टॉक है ना, उनके अंदर में आप ये क्वेश्चन पूछें, और उनके अंदर में आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से वो स्टॉक हैं जो मैंने कभी ऐसे प्लान करे थे कि 40 40 20 ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और मल्टीपल डिमांड जो है, टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, सर भी इनको फ्रिक्वेंटली रिकमेंड करते रहते हैं। आज उनमें से कोई एक अगर नीचे आ भी रखा है, और वो नीचे आने के बाद में हो सकता है एंट्री पॉइंट 2 और एंट्री पॉइंट 1 के बीच में, उसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, मतलब इसमें से एग्जिट नहीं होना चाहिए मुझे, मतलब मैं इस स्टॉक को अभी भी बाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया ना पीएनबी आईडीएफसी, आज पीएनबी को हम करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई कर लें, और पीएनबी अगर वीकली या मंथली के किसी डिमांड जोन में आता है, तब आप क्वेश्चन पूछें अपने लॉस को देखते हैं कि क्या आप आज पीएनबी को बाई करेंगे। अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा यस डेफिनेटली बाई करूंगा, बाई ऑन डिप वाला स्टॉक था। क्या यूनियन बैंक, क्या बैंक ऑफ इंडिया, क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आपको सब में यस का आंसर मिलेगा। मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक हमने डिस्कस करे हैं ना इस एलएमएस के अंदर में, उसमें सब में ही आपको ये आंसर मिलेगा। नो का आंसर किस में मिलेगा। देखिए एक सिर्फ एक डिमांड जोन था, वो टूटा ना, तो आपने कभी उस स्टॉक का नाम सुना था। जैसे कहते हैं ना, मैं नहीं कह रहा कि फंडामेंटल पता होने चाहिए, बिल्कुल ही चाहे फंडामेंटल ना पता हो, लेकिन एक होता है ना कि स्टॉक का कभी नाम भी नहीं सुना, पता भी नहीं कि क्या करता है क्या नहीं करता। भले उतना डिटेल में नहीं जाना कि क्या बिजनेस मॉडल है, कितनी सिटीज के अंदर में, कौन कौन से स्टेट के अंदर में है, कितना रेवेन्यू है, डिटेल में नहीं जाना, बट एटलीस्ट होता है ना कि कोई चीज के बारे में पता रहता है कि ये काम करती है, तो एक माइंड को एक पॉजिटिव होप रहती है। अब आपको ऐसा भी कुछ नहीं पता, और एक जो लेवल था वो भी टूट चुका है कंप्लीटली, तो उसमें आपको क्लियरली आंसर नो ही मिलेगा, क्योंकि लेवल था वो तो टूट ही चुका है। और जब आंसर नो मिल रहा है, इसका मतलब पास्ट का जो बाइंग रीजन था ना वो चेंज हो चुका है। तो होल्डिंग रीजन भी चेंज होना ही होना चाहिए, यहाँ पर इमोशंस हावी नहीं हो सकते हैं। इमोशन इज नॉट ए रीजन। देखिए क्या होता है कि कभी कभी है ना, पोर्टफोलियो एक म्यूजियम बन जाता है पुराने स्टॉक्स की फोटो गैलरीज का। आपके साथ में भी ये चीज होती होगी कि आप पोर्टफोलियो को देखते हैं कि यार वही वही फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं, और वही वही 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से लॉस के अंदर में दिख रहे हैं। तो वो म्यूजियम ही तो है, म्यूजियम में भी तो क्या होता है, पुरानी फोटोज गैलरीज यही तो होती हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी वही म्यूजियम बन चुका है, बस वहां पर स्टॉक की फोटोज लगी हुई हैं, वो भी वही पुरानी फोटोज लग रही हुई है, जिसमें कोई चमक नहीं है।
और इसका देखिए डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर में। अभी आप अपने पोर्टफोलियो को ओपन करें और उसमें 15-20 स्टॉक हो। उन 15-20 स्टॉक के अंदर में आपको 5-10 को 5-7 तो इमीडिएटली ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सही होल्डिंग है, ये तो बहुत सही होल्डिंग है, ये तो बहुत सही होल्डिंग है। बाकी 50% में तो आप क्लियरली कंफ्यूज रहेंगे कि इसको मैं करूं या ना करूं। जैसे कहते हैं ना कि बेचूं या ना बेचूं, या फिर अगर मैं इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लूं ना, ऐसे मान लीजिए कि 33% स्टॉक्स में आपको ये मिलेगा कि हाँ इनको तो डेफिनेटली होल्ड रखना है। ये रेशियो 33 से 50% तक भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग के ऊपर में कि उसके में कैसे कैसे स्टॉक्स हैं। पर एक बार के लिए कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मैं 33% की कैलकुलेशन लूं कि 33% वो स्टॉक्स हैं। मान लीजिए 15 स्टॉक थे, 15 में से 5 स्टॉक वो हैं जिनको देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में रहने ही रहने चाहिए, बहुत ही शानदार है। अनदर 5 स्टॉक ऐसे लग रहे हैं कि कंफ्यूज हूं थोड़ा सा कि रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। और रिमेनिंग जो 5 स्टॉक हैं उनको में ऐसा लग रहा है क्लियरली कि नहीं, जब मैंने लिए थे ना तब रीजन अलग था, आज रीजन चेंज हो चुका। तब कोई डिमांड जोन था वो टूट चुका है, और अभी मैं क्लियरली देख रहा हूँ मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कोई डिमांड जोन नहीं है। सबसे पहले तो उन 33% की छटनी करनी है आपको जिनमें आपको क्लियरली आंसर पता चल चुका है, उनको देखते के साथ ही। वो स्टॉक कौन से हैं देखिए। एक कोई ऐसा स्टॉक जो ऑल टाइम लो के ऊपर भी जा चुका। अगर कोई ऑल टाइम लो के ऊपर में स्टॉक जा चुका और उसको आज तक भी आप होल्ड करके रख रखे ये सोच के कि यार कभी तो लौटेगा, कभी तो लौटेगा, उसमें कोई डिमांड जोन नहीं है। बस आपकी होप है कि कोई नया डिमांड बने और ये लौट जाए। आप इस गेम को अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान है उसका। भले ही वो लौट जाए फिर भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लौट गया ना तो फिर आप कभी भी कोई भी शेयर निकालेंगे ही नहीं। भले ही वो ऑल टाइम लो से 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए पे आके ही फंस क्यों ना जाए, पर आप निकालेंगे नहीं कभी भी उसको। एक भी अगर लौट गया तो, और नहीं लौट रहे तो बाय डिफॉल्ट लो सही है वहां पर। तो पोर्टफोलियो के अंदर में ऐसे स्टॉक जो ऑल टाइम लो के ऊपर में यार आपने बिना रीजन के होल्ड करा, क्योंकि देखिए ना तो कोई डिमांड जो ना कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है आज की डेट के अंदर में उनमें। तो अगर ऐसे स्टॉक में कुछ भी नहीं है और एक होप स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं 50% की पे, तो बेटर ये है ना कि उस पैसे को एज इट इज को निकाले और एज इट इज को किसी दूसरे स्टॉक के अंदर में डाल देना आप। अब यहां पर दो ऑप्शन होते हैं कि या तो कोई नया स्टॉक जो बहुत ही शानदार डिमांड जोन में आया, मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए कि जो अभी अपन रिसेंटली इनको डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक्स को, कि ये एक बहुत अच्छे डिमांड जोन में है। जैसे वो जियो फाइनेंस के अंदर में भी हमने डिमांड जोन वगैरह बना रखे हैं कि हाँ एक अच्छे डिमांड जोन में आ गया। आरबीएल बैंक किसी डिमांड जोन में आ जाए कि हाँ ये एक अच्छे डिमांड जोन के अंदर में आ गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नीचे डिमांड जोन में आ जाए, मतलब कोई भी स्टॉक कहीं पर एक अच्छे डिमांड जोन में आया, आप वहां बाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो है ना कि मैं एक अच्छे जोन के ऊपर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यहां से वो 80% तो आपको वो मिला ना कॉन्फिडेंस कि हाँ ये यहाँ से चलना चाहिए, 80% तो आपको तसल्ली मिली ना वहां से। उसमें तो 50% की थी। अब बात 50% और 80% का नहीं है, बात है एक बहुत बड़ी हिडन लॉस का, एक बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट का। और वो क्या है कि अगर पोर्टफोलियो साफ सुथरा नहीं है, पोर्टफोलियो अगर क्लीन नहीं है आपका, तो उसको देखने का मन नहीं करेगा बार बार। आज आपने ओपन करा, आप देखा कि सब कुछ रेड है, आपका एक दो स्टॉक किसी दिन अचानक से अच्छा चल गया 8-10%, आपने एक्साइटमेंट में ओपन किया कि देखता हूँ आज तो मेरा ये स्टॉक 8-10% चल गया, मेरा पीएनबी 10% चल गया, मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चल गया, कोई भी मान लीजिए एक अच्छा स्टॉक था जो आपके पोर्टफोलियो में चल गया। आपने एक्साइटमेंट में ओपन किया, लेकिन आपने देखा कि पिछली बार लॉस जो दिखा रहा था, ओवरऑल मान लीजिए कि 38,000 का लॉस दिखा रहा था 1 लाख के पोर्टफोलियो में, एक एग्जाम्पल के लिए। और अब वो लॉस हो गया 42,000 का। एक स्टॉक बहुत अच्छा चला तब भी, क्यों? क्योंकि बाकी के स्टॉक धीरे धीरे डाउन आ रहे हैं जो ऑल टाइम लो की तरफ थे, जिनमें कौन नहीं था। अब वो चलते रहे भले स्टॉक, चाहे कल फिर से चल जाए, कल तो आपको देखने का भी ज्यादा मन नहीं करेगा, क्योंकि वो अकेला उसको कितना खींचेगा। स्टार्टिंग में मैंने जो पूछा था ना, हर पोर्टफोलियो के दो पार्ट होते हैं, एक विनर्स जो उसको ऊपर लेके जाते हैं, एक लूजर जो उसको डाउन लेके जाते हैं। और क्वेश्चन यही है कि किस तरफ ज्यादा वेट है। अगर वेट दूसरी तरफ ज्यादा है और वो धीरे धीरे डाउन आ रहे हैं, तो आपके एक दो स्टॉक कितने भी चल जाएं क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम पता कहाँ आती है कि हम उनको देखते हैं, हमारा पोर्टफोलियो देखने का और मन नहीं करता। आज जिस एक्साइटमेंट में हमने ओपन किया ना, कल हम करेंगे भी नहीं, फिर हम ये सोचते हैं 10-15 दिन इसको नहीं देखते हैं, और वहीं से हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग्स इन्वेस्टमेंट सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ओकेजनली हमने चेक करा, वापस से वही कंडीशन मिलती है।
कभी मान लीजिए कि बाई चांस 1-2 साल बाद में वो स्टॉक लौटा, 2 साल से हम उसी को झेल रहे थे, देख रहे थे, 2-3 साल बाद में वो लौट गया वहां पर बाइंग प्राइस पे, तो या तो बाइंग बाइंग प्राइस पे हम एग्जिट हो जाते हैं। बट आप इस चीज में सोचिए कि ये 10 साल के अंदर में सिर्फ 4-5 बार ये ऐसे एक्सपीरियंस रिसाइकल होना 10 साल का टाइम निकाल देते हैं। और उस 10 साल में जो ग्रोथ होनी थी ना पोर्टफोलियो की आपकी, वो पूरी की पूरी रह गई। क्यों? क्योंकि आप उन स्टॉक से चिपके रहे, उनके साथ में आपके इमोशंस इतने हावी थे कि उनको निकालने का आपका मन ही नहीं किया, लॉस आप बुक ही नहीं कर पा रहे थे। आपको हमेशा ये था कि कहीं ये चल गए तो, और ऐसा होता है किसी न किसी के साथ में, हर के साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि मैंने कोई स्टॉक निकाल दिया लॉस के अंदर में अल्टीमेटली, कि यार ये नहीं चलेगा, और फिर वो चल गया। और जब वो चल जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि गलत निकाल दिया, चलने का टाइम आया तो मैंने निकाल दी। हर के साथ में ये कहानी कभी ना कभी होती है। बट क्या उस एक मिस्टेक की वजह से अपन 99 मिस्टेक और करें? कि अपन ये सोचें कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी एक, मैंने निकाल क्यों दिया, या फिर उसको ये माने कि यार एक बार चलने से क्या फर्क पड़ा, 99 टाइम तो नहीं चल रहे ना। चलो 10% केस में चल भी गए तो 90% केसेस में तो नहीं चल रहे ना। तो जब 90% केसेस के अंदर में नहीं चल रहे हैं, तो मैं क्यों उनसे चिपका हुआ हूं? एक दो स्टॉक अल्टीमेटली 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में चल गए, और उसके चक्कर में बाकी के 2-2 3-3 साल घुमा रहे हैं, मेरे 10 साल खराब हो गए। और उस 10 साल में जो मेरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ होनी थी वो कुछ भी नहीं हो पाई। और उन 10 साल में से मैं मार्केट से मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कनेक्ट रहा, जिसकी वजह से कभी भी मैं ट्रेडर बन ही नहीं पाया। लेकिन मेरा ड्रीम जरूर था कि मेरे को ट्रेडर बनना है, एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। मेरे को लोगों ने देखा भी था काम करते हुए। मेरा ये भी था कि कभी पैसा बना के मैं ये चीज हासिल करूंगा, मैं ये गाड़ी ले आऊंगा, इनको दिखाऊंगा। बट उन 10 साल के अंदर में आपने कुछ हासिल नहीं किया, और ये एक बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन को और दिमाग में ले आता है, एक बहुत ज्यादा एंजाइटी जो होती है ना फ्रिक्वेंटली, वो और ये लाइफ के साथ में ऐड हो जाती है। क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उस 10 साल के अंदर में बहुत सारे ऐसे इवेंट, इंसिडेंट, उन चीजों के साथ में एक चीज और ये क्लब हो गई। तो 10 साल में सोचिए कि आपने जिया थोड़ी ना, आपने तो वो 10 साल काटे हैं। और एक इस छोटी सी जिंदगी में, लिमिटेड लाइफ के अंदर में, अगर चीजें काटनी ही पड़े तो फिर मतलब ही क्या आपके आने का? आपको देख देख के घर वाले भी दुखी हैं उस केस में। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि ऐसी चीजों को फिल्टर करना सीखें, जो जो चीजें हमारी प्रोग्रेस को ड्रैग कर रही है ना उनको। अगर आज हम बात करें पोर्टफोलियो की, मतलब मैं ऑफ द टॉपिक नहीं जाऊंगा, सिर्फ पोर्टफोलियो पे ही रहता हूँ। तो उस पोर्टफोलियो के अंदर में अगर कुछ एक स्टॉक हमारी ग्रोथ को अगर वहीं की वहीं रोक रखा है, तो ऐसी चीजों को हम क्लीन कर देना। अगर उनमें आपको ये क्लियर आंसर मिल रहा है कि यार इनके अंदर में कुछ भी नहीं बचा, तो आप उनको निकाल दीजिए ना। आप निकाल देंगे ना, निकालने के बाद में जो भी कैपिटल बचा, मैं नहीं कह रहा कि और डालें, वो जो भी बचा है ना, उनकी जो भी वैल्यू है, बस उतनी की उतनी वैल्यू का दूसरे स्टॉक्स में जो डिमांड जोन में उसमें डाल दें। और आपको लगे कि यार दूसरा स्टॉक को डिमांड जोन में चलो एक दो ही आया, मैंने निकाले 3, और कोई करंट होल्डिंग और है मेरे पास में जो नीचे वाले डिमांड जोन में आया। जैसे मान लीजिए कि पीएनबी आ गया नीचे, मान लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आ गया नीचे 69 पे, मान लीजिए जो अभी आरबीएल बैंक हमने रिसेंटली लिया वही वापस से नीचे वाले डिमांड जोन में जहां से चला वहां पे आ गया, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए ना। आप नया ऐड करिए कुछ, नया ऐड करने का नहीं मिल रहा तो एग्जिस्टिंग होल्डिंग जिनके ऊपर में आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट है, पूरी रिसर्च है, बैक टू बैक लेवल है, जिनमें कभी ना कभी 40-40-20 की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्ट कर का, मतलब आपका व्यू क्लियर है, बाय ऑन डिप वाला, उसी के अंदर में डाल दीजिए और कुछ नहीं। तो पोर्टफोलियो से अगर वो रेड स्टॉक की आपने छटनी कर दी, स्पेशली वो रेड स्टॉक, देखिए वो रेड स्टॉक जिनकी कोई होप नहीं है, जो मतलब एक होप स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, जिनके अंदर में टेक्निकल तो कुछ नहीं बचा, ऑल टाइम लो की तरफ है। या ऑल टाइम लो की तरफ भी नहीं ना, कई कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये तो हो गई एक कैटेगरी 33% वाली। एक जो दूसरी कैटेगरी जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं ना, वो कौन सी होती है? कि स्टॉक ऑल टाइम लो पे तो नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ डिमांड जोन है, वो इतने पावरफुल नहीं है कि अगर आज मैं उसमें ये देखूं कि 40-40-20 की स्ट्रेटेजी बना लूं क्या, तो आपको आंसर यही मिलेगा कि नहीं, इनमें नहीं बनानी चाहिए, इनसे बेटर ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन कुछ एक जो अभी मैंने बनाया था ना एक ऐसे पेंसिल से, कि ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर है कि बस थोड़े थोड़े डिमांड जोन दिख रहे हैं, कि नीचे की तरफ आए तो एक बार वो पुल बैक करवाएंगे। क्वालिटी का कुछ नहीं है, लेकिन क्वालिटी का जो था वो टूट चुका। मैं कहूंगा ऐसे स्टॉक से भी ना चिपके रहे, ऐसे स्टॉक से भी ना चिपके रहे, क्योंकि आप इन स्लीपिंग स्टॉक को, क्योंकि वो स्टॉक जैसे ऐसे है ना स्लीपिंग, कि वो नहीं परफॉर्म करने वाले उस चीज के ऊपर में,
अगर आप ऐसी चीजों को निकाल देंगे ना और पोर्टफोलियो में लिमिटेड चीजें रखें क्वालिटी की, उसको बार बार में देखने का मन करेगा, बार बार में। आज अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे 80 पे भी किसी स्टॉक अकाउंट में बाई करूं और वो 70 आ जाए और उस स्टॉक में मुझे लॉस दिख रहा है कि यार मैंने पहला कोई डीमेट अलग डीमेट अकाउंट में बाई करा 80 पे और ये 70 आ गया, लॉस दिखा रहा है, ये तो मेरे को अच्छा खासा, मेरे को उसके लॉस से टेंशन नहीं होगी। मुझे उसमें ये रहेगा, हाँ 70 69 पे बाई करना, नीचे और आने दो 59 पे बाई करना, एक बहुत ही शानदार क्वालिटी की चीज मुझे लो प्राइस पे मिल रही है, तो मैं उसको बाई करूंगा। तो ऐसा नहीं कि हर एक जो लॉस में दिख रहा है, रेड दिख रहा है, उससे आपको टेंशन है, ना ना, उनसे कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पोर्टफोलियो है, स्टॉक मार्केट है, कुछ चीजें नीचे भी आएंगी, नीचे आके भी चलेंगी। 2 कदम आगे जाने के लिए कई कई बार 1 कदम पीछे भी आना पड़ता। 100 रुपए का स्टॉक 200 जाना है, तो हो सकता है 80 आए, 70 आए, और फिर वो बहुत स्पीड से भागे, और हो सकता है टाइम बराबर ही ले, क्योंकि 100 रुपए का 200 एक साल में हो, और मीन वाइल वो धीरे धीरे जा रहा है 100 रुपीज से 200 की तरफ, धीरे धीरे 100 रुपीज की मूव उसने कवर करी है 365 डेज में। वहीं पर मैं ये कहूं कि वो 100 रुपए का स्टॉक 365 डेज में 100 की मूव कवर करे, लेकिन उससे पहले वो 80 या 70 आए, और अब वो 70 से 200 जाए, तो फिर क्या होगा कि डाउन आने वाली जो कैंडल है ना, उनसे ज्यादा स्पीड अप होगी ऊपर जाने वाली कैंडल की। तो नीचे आने पे अच्छे स्टॉक में दिक्कत नहीं, आपको एक और मौका मिला है दोबारा बाई करने का उनके अंदर में, तो प्रॉब्लम कभी भी उनसे होगी ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन पे होगी जिनमें कुछ है ही नहीं नीचे की तरफ। जिनमें कुछ है उनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो आप बिल्कुल होल्ड कीजिए। तो देखिए 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, जनरली यही होती है। एक वो स्टॉक, 15 में से 5 वो स्टॉक जिनके अंदर में हमें बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंस है कि यार ये तो बहुत ही शानदार है, ये तो चलेंगे, भले अभी हल्का फुल्का नीचे है पर ये चलेगा शानदार। 5 स्टॉक वो जिनको लेके हम कंफ्यूज हैं। 5 स्टॉक वो जिनको लेके हमारा आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका कि इनसे तो मुझे एग्जिट हो ही जाना चाहिए। उनका कैपिटल तो सबसे पहले शिफ्ट कर लें, जिनमें कंफ्यूजन है ना, एक बार चलो उनको 2 5 दिन के लिए रख भी लें, लेकिन जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो उसमें किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्या 10 साल खराब होने का? उसको तो क्लियरली तुरंत के तुरंत ही शिफ्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो स्लीपिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना पैसा बनाने की, उसकी कॉस्ट है वो। अपॉर्चुनिटी किस में मिल रही है? या तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में दूसरा स्टॉक है जो बहुत शानदार डिमांड जोन में आ रखा है, आपका मन है उसको एवरेज करने का, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा आप निकाल सकते हैं, उसको बेच दीजिए, पर आप उसका क्यों नहीं निकालना चाह रहे कि उसको लॉस में निकालना पड़ेगा? ये इमोशंस बहुत हावी है कि उसको लॉस में निकालना पड़ेगा, उसको लॉस में निकाल के इसमें कैसे डाल दूं? जैसे ऐसा होता है ना कि कोई भी स्टॉक है 50 रुपए का, 50 रुपए का आ गया 30 रुपए, तो 20 रुपए का लॉस चल रहा है, इसको कैसे निकाल दूं? मैं लॉस बुक नहीं कर सकता। जबकि आप ये सोचें कि वो 30 रुपए भी जो बचे हुए ना उस स्टॉक के, वो अगर आप अपने ही पोर्टफोलियो को उस स्टॉक में डाल देंगे जिसमें अभी चलने का है, जिसमें आप खुद एवरेज करना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, आप खुद चाह रहे हैं कि इसको मैं और बाई कर लूं लेकिन पैसा नहीं है आपके पास में, अब वो 30 रुपए तो फ्री करके डालिए, वो देखिए उसका लॉस इतनी इजीली कवर कर देगा ये आपका, बहुत ही आसानी से। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लीपिंग स्टॉक्स इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और साथ साथ में मैं ये भी लिखूंगा इज इक्वल्स टू हिडन कॉस्ट या हिडन लॉस। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो को क्लीन करने के लिए कुछ एक स्टेप बताता हूँ। मतलब ऑल तो इनसे एक आपको एक रफ ओवरव्यू मिल गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और इस चीज को डिटेल में समझते हैं। पोर्टफोलियो क्लीनिंग सिस्टम स्टेप्स। अब देखिए आपको 4 कैटेगरीज बनानी है सबसे पहले पोर्टफोलियो के अंदर में। उसको 4 कैटेगरीज बोल दीजिए, 4 बकेट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। एक बार के लिए मैं बकेट बोल देता हूँ, ठीक है? उस बकेट के अंदर में पहला नाम होगा कोर परफॉर्मर या फिर बेस्ट परफॉर्मर।
कि आपके जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हैं उनके लिए ये बकेट है। दूसरी बकेट होगी मीडियम परफॉर्मर। तीसरी बकेट होगी स्लीपिंग स्टॉक्स। और चौथी बकेट होगी डिजास्टर्स। अब ये चार कैटेगरी हो गई हैं। नंबर वन, नंबर टू, ये नंबर थ्री, एंड ये हो गई नंबर फोर। इन चार कैटेगरी में अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर लीजिए। अब इनको मैं समझाता हूँ एक एक करके कि कोर परफॉर्मर या बेस्ट परफॉर्मर से मेरा क्या मतलब है। इनका मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के साथ में बाई किए गए शेयर, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के साथ में उठाए गए शेयर, जिनमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बाई करा, आपने पूरी एनालिसिस घंटों घंटों उसके ऊपर में स्पेंड करके फिर आपने उसको बाई किया। पूरी टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, पूरी आपको उसमें आपने पूरी थ्योरी इंप्लीमेंट करी, एक 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 चीज को इन्वेस्टिगेट करके बाई किया। वो हो गए कोर परफॉर्मर या बेस्ट परफॉर्मर। अब उसके अंदर में हमारे जैसे मान लीजिए कोई भी पुराने शेयर हैं, जैसे एबी कैपिटल मान लीजिए, एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग मान लीजिए। अभी जो ऊपर जाना बाकी, अगर मैं उनकी बात करूं, यूनियन बैंक मान लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, आईडीबीआई मान लीजिए, और भी मतलब आपको वो सारे स्टॉक पता है ऑलरेडी कि मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके ऊपर में। वो सारे के सारे स्टॉक आपके कोर परफॉर्मर है। या फिर मैं अगर वन लाइन में आंसर दूंना है, तो जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं ना एलएमएस के अंदर में, वो सब के सब कोर परफॉर्मर है। उनमें से एक भी दूसरी कैटेगरी में नहीं जाएगा, सब के सब कोर परफॉर्मर है। जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म उसके साथ में बता रहा हूँ। जहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर में हम बहुत ही अच्छी प्री कमिटेड प्लान, एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी की तरह है। एमटीएफ के अंदर में भी बाई करने की उसमें प्लानिंग करते हैं, एक एक हजार के टारगेट तक के लिए हम बात करते हैं। तो उसमें एक हमारा लॉन्ग टर्म कन्विक्शन, लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है ना कि हाँ ये बहुत अच्छा शेयर है, भले ही वो यहीं की यहीं कुछ दिन घुमा रहा है। पर वही बात है ना कि एक साल चलो मान लो उसने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उससे पहले वो 33 का 100 भी तो विद इन 6 मंथ हो गया था। और हो सकता है कि वो अगली एक साल में जो पिछले एक साल रिटर्न नहीं दिया, उसका और इस साल का कवर कर दे और कुछ एक्स्ट्रा भी दे दे आपको, ये भी पॉसिबिलिटीज है। और हो सकता है कि उसके बाद में भी उसमें रैली कंटिन्यू रहे। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एक साल वो यहीं रहा, अब एक साल थोड़ा चल गया फिर एक साल वहीं रह जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ से स्टॉक एक बार भागने लगता है ना तो वो रुकता ही नहीं है। कब क्या कौन सा बैंक दूसरा बहुत बड़ा बैंक बन जाए, कब कौन सा दूसरा एक स्मॉल कैप, मिड कैप, फिर लार्ज कैप स्टॉक बन जाए। तो जिन स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब के सब कोर परफॉर्मर ही हैं। इनको आप लेके आराम से बिंदास बाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे टाइम टू टाइम एनएमडीसी कभी नीचे आया था, हिंद कॉपर कभी नीचे आया था। मतलब जो भी हमने एक बुल पिक वगैरह ये जो बनाते हैं टॉप डाउन अप्रोच करके, वो सारे के सारे कोर परफॉर्मर होते हैं। तो आपको आपके पोर्टफोलियो में वो क्लियरली क्लियरली दिख जाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी आती है मीडियम परफॉर्मर। ये जैसे अभी हमने डिस्कस करा था तब तो तीन कैटेगरी थी, ये थोड़ी सी एक अलग आगे स्लाइटली। इस मीडियम परफॉर्मर से मेरा मतलब ये कि स्टॉक तो अच्छे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी मूव नहीं देते हैं। जैसे होता है ना कि एक थोड़ा सा चलते हैं फिर रेंज बाउंड हो जाते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाते हैं। मतलब आप उनका 5-10 साल का भी हिस्ट्री देखोगे ना, तो कभी भी उन्होंने एक्सपोनेंशियली मूव दी नहीं। जैसे एक तो होता है ना कि 50 रुपए पे कोई स्टॉक बाई करे, 100-200 हो जाता, फिर कभी वापस से वो 100 वाले डिमांड जोन पे आए, फिर 300 हो गया। मीन वाइल 150 पे नया डिमांड जोन बनाया, 150 पे आया, 400 हो गया। मतलब होता है ना वोलेटाइल भी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और एक ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही स्लो चल रहे होते हैं। जैसे आप ये ऑयल एंड गैस वाले भी कुछ एक स्टॉक देखोगे इनके अंदर में, जैसे अभी तो इन दिनों तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये एक ही रेंज के अंदर में रुक जाते हैं।
एक ही रेंज के अंदर में, कुछ एक है ना मिड कैप स्टॉक जो एक ही रेंज के अंदर में रुक जाते हैं। तो वहां पर जब उनमें आपको पता है कि क्लियरली अगर ऊपर की तरफ मंथली क्वार्टरली इनके अंदर में सप्लाई जोन है, तो वो उसको इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। फिर आप वो 20-20 रुपए के चक्कर में खेलते हैं उनको कि 20 रुपीज आ जाएंगे चलो इस वाले सप्लाई जोन तक। फिर आप उसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मानिए, फिर आप उसको पोर्टफोलियो में वैसे मत मानिए, फिर वो आप ट्रेडिंग की तरह मानिए। प्रॉब्लम वो होती है कि पोर्टफोलियो वाला पैसा भी हम उनके अंदर में डाल चुके हो, तो और ट्रेडिंग उसको अलग खेल रहे हैं हम उस चीज के अंदर में। तो ऐसे जो स्टॉक हैं जिनके अंदर में जैसे कहते हैं ना कि टाइम लगता है रिटर्न देने के अंदर में, देते हैं लेकिन टाइम लगता है, ऐसे स्टॉक की एक अलग कैटेगरी बना लीजिए। फिर मैं बताऊंगा इनके साथ में भी आपको क्या करना है, बट ऐसे स्टॉक की भी एक कैटेगरी बना लीजिए। अब आती है स्लीपिंग स्टॉक्स की बात। अब ये जो स्लीपिंग स्टॉक्स हैं, ये और मीडियम परफॉर्मर काइंड ऑफ एक जैसे से ही हैं, कि नीचे डिमांड जोन है भी लेकिन इतना ज्यादा कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, और कॉन्फिडेंस आ भी रहा है तो इतना ज्यादा वो चलता भी नहीं है कभी भी डिमांड जोन, मैंने उनके अंदर में देखा। तो आप अगर ये चाहें ना तो मीडियम और स्लीपिंग को दोनों को एक ही कैटेगरी मान सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंशिएट आप अभी के अभी कर नहीं पाएंगे। आप चाहें तो इसको सिंपल बस तीन ही कैटेगरी मान लीजिए, कि एक तो कोर परफॉर्मर हो गए जो बहुत ही शानदार हैं, मैंने कुछ लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के अकॉर्डिंगली बाई करें। दूसरे मीडियम परफॉर्मर या फिर काइंड ऑफ स्लीपिंग स्टॉक जो धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं फिर सो जाते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए वो लोग सो गए हैं। इनकी आपको इस कैटेगरी में एक लिस्ट मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, और एक लिस्ट आपको मिलेगी डिजास्टर स्टॉक। ये वो हैं जिनमें कुछ होप नहीं बचा, टेक्निकली तो कुछ नहीं बचा है, बस होप है खाली। मतलब या तो ऑल टाइम लो पे हैं, या फिर जिस डिमांड जोन पे आपने कभी एक एज ए ट्रेडिंग पर्पस से बाई किया था वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, और नीचे कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं, अब जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं है, जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब रूल ये है, जो डिजास्टर स्टॉक हैं, एग्जिट विदाउट इमोशंस। मैं लिख देता हूं इसके आगे, एग्जिट विदाउट इमोशंस। बिना इमोशंस के इनको एग्जिट कर देना है। अगर मैं बात करूं स्लिपिंग स्टॉक्स की, तो अपने कैपिटल को रोटेट कर दीजिए इसके अंदर में। इन दोनों के आगे लिख देता हूं रोटेट कैपिटल। और जो कोर परफॉर्मर है आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखे हैं, होल्ड बिंदास, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कोर परफॉर्मर है। अब देखिए तीन सिंपल कैटेगरी है, ये मैंने देखिए अलग अलग लिखा है, क्योंकि जैसे होता है ना कि बाय डिफॉल्ट कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि स्टार्टिंग में तीन कैटेगरी थी लेकिन मेरे पास में कुछ एक ऐसे स्टॉक और हो गए, क्योंकि मैं सबका पोर्टफोलियो ऐसे नहीं मान सकता ना कि सबके में 15-20 शेयर हो, क्योंकि मुझे पता आप में से बहुत सारे होंगे जिनके पास में किसी के पास में 30 तो किसी के पास में 50 शेयर होंगे। तो उसमें ये चार कैटेगरी की शायद आपको नीड पड़े, जिनके पास में लिमिटेड है ना उनका काम क्या पता तीन कैटेगरी से ही हो जाए। मुझे शायद हो सकता है इस कैटेगरी के अलावा किसी दूसरी चीज की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना पड़े जरूरत, कि आप ये कहें कि सर आपके भी तो कभी कोई पोजीशन फंसी होगी, ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, 100% हुआ होगा, लेकिन आज वो पोर्टफोलियो में है ही नहीं। मतलब ये डिजास्टर वाले स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में रखता ही नहीं ना, नहीं रखता तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि ये चीज तो मुझे तो पहले से पता है ना, आज आपके लिए वर्ड अलग होगा, मैंने बहुत पहले इंप्लीमेंट कर ली थी, अगर आज आप भी इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे तो शायद आपके में भी बस एक यही कैटेगरी रह जाएगी। क्योंकि इन्हीं के अंदर में देखिए इनको तो क्लियरली एग्जिट ही करना है ना, तो जब मैं आपको बता रहा हूं तो मैं तो क्लियरली उनको टाइमली एग्जिट कर चुका हूँ। और मैं अगर इनमें रोटेट कैपिटल वाली बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं इनका कैपिटल बहुत पहले ही रोटेट कर चुका हूँ। यार ये चलने में टाइम लगा रहा, डबल ट्रिप डबल होने के अंदर में भी 2-2 3-3 साल लगा रहा, 3 साल होने में डबल लगा रहा क्या मतलब। हाँ कोई कोई स्टॉक होता है 3 साल होने में डबल लगाते हैं मेरे भी, पर फिर वो सिर्फ डबल नहीं होते, वो 3-3 4-4 गुना भी हो जाते हैं। कि उन्होंने 3 साल लगाए डबल होने के अंदर में लेकिन 3.5 साल लगाए 3 गुना होने में। ऐसा भी होता है कि विद इन फिर अगले 6 महीने में फिर वो वहां से भी डबल हो जाते हैं। ये होता है, जैसे हुडको में बहुत लंबे टाइम तक वो रहा,
₹50 के आसपास में वही की वही घुमा रहा है, 50, 40, 35, उसी रेंज में। लेकिन वो फिर 300 होने में भी उसने टाइम नहीं लगाया, जबकि वो भी मेरे पास में पोर्टफोलियो में बहुत लंबे टाइम तक होल्ड रहा। जबकि एनसीसी ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, हिंद कोपर ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, जे एंड के बैंक ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। तो मैंने कहा ना कि कुछ कुछ हैं जो वो टाइम लगाते हैं। और ये कुछ एक ऐसे मैंने भी कभी इन स्टॉक्स को ट्रेड करा कि लाइक कि है कुछ एक स्टॉक कि 3-3 साल हो रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब मुझे उनमें पता लग गया कि इनमें कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आनी है, कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आनी। अब इनके अंदर में आप चाहे ब्लू चिप स्टॉक भी मान सकते हैं, जहां पे मैं स्लीपिंग स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक के लिए वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं उनको मीडियम परफॉर्मर कहूंगा। इसलिए मैंने कहा ना, 4 कैटेगरी मैंने सोच समझ के ही लिखी है, क्योंकि किसी में ब्लू चिप भी तो स्टॉक होगा ना। आप ब्लू चिप स्टॉक को स्लीपिंग स्टॉक थोड़ी ना बोलेंगे हर बार। अब कोई भी है, एचडीएफसी बैंक है या कुछ भी है, धीरे धीरे चल रहा है लेकिन चल तो रहा है ना। एचडीएफसी बैंक और इनको अंदर में आप हर साल ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि हर साल वो डबल होता रहे, कि हर साल टीसीएस डबल हो, हर साल ही रिलायंस, हर साल ही इन्फोसिस, सारे ब्लू चिप स्टॉक हर साल डबल हो, नहीं नहीं। कभी कभी हो सकता है 4-5 साल में, बट फिर हो सकता है 2-3 साल वो एक ही रेंज के अंदर में रहे, क्योंकि वो ब्लू चिप स्टॉक है, वो एक सर्टेन टाइम लेंगे लेंगे, वो एक रिटर्न फिक्स देते हैं बस। तो ऐसे भी मैं बहुत कम रखता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, उसका मैंने रीजन ऑलरेडी बता रखा आप लोगों को कि क्यों रखता हूँ, क्योंकि मुझे वोलेटाइल स्टॉक्स चाहिए। वोलेटाइल में पेनी नहीं, मिड कैप वाले स्टॉक जिनके अंदर में मुझे लग रहा है इनमें अच्छा पोटेंशियल, मुझे चाहिए 50 का 200 हो जाए, 50 का 300 हो जाए, 100 का 300, 100 का 400 हो जाए वो। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं 1500 को स्टॉक बाई करूं, चलो अगले महीने 1600 हो गया, 700 हो गया। क्योंकि मैं वो आगे 10 साल के आगे की सोचता हूँ ना, कि उनमें मेरी कैपिटल कितनी ग्रोथ होगी और इनमें मेरी कैपिटल कितना ग्रोथ होगा, और फिर मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट को भी कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरे लिए जो मीडियम परफॉर्मर है ना, उनमें मैं बहुत पहले ही कैपिटल को रोटेट कर चुका मेरे कोर परफॉर्मर में। या तो उनका पैसा मैं पीएनबी में डाल चुका, या उनका पैसा मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डाल चुका, या फिर जो अभी तक, ये मैं वो स्टॉक बोल रहा हूँ जो अभी चलना बाकी है, जो चल चुके हैं उनके अंदर में तो मैंने डाल के बहुत बड़ी वेल्थ ऑलरेडी बना ली है, कि चलो इसके अंदर में ये भयंकर फटने वाला है, इसके अंदर में डालता हूँ पैसा इस स्टॉक का। क्या करूंगा साल भर में 10-15% रिटर्न का, इसका इसमें डालता हूँ ना, क्या पता एक महीने के अंदर में 50% रिटर्न दे दे मुझे, जिस हिसाब से इसकी स्ट्रक्चर लग रही है। मैं तो वही वाली रेस खेलता हूँ, वही वाली रेस। कल आपको और डिटेल में समझाऊंगा वो वाली रेस। कल की जो क्लास होगी वो अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट क्लास होगी, देखना। मतलब सारी क्लासेस ये सोचेंगे सर हर क्लास के लिए ऐसा बोल देते हो, यस, क्योंकि हर क्लास ही बेस्ट होती जा रही है। लेकिन कल वाली से जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा विजन आप लोगों को समझ में आएगा, आपका खुद का भी, पोर्टफोलियो को लेके उस चीज पे, कि यानी कि लाइक कि हम लोग कैसे प्लान करते हैं, कि मैं और सूरज कैसे प्लान करते हैं उस चीज के ऊपर में, कि दूसरी चीज में हम लोग इन्वेस्ट करने की क्यों नहीं सोचते हैं, दूसरे कोई बिजनेस वगैरह में, इनमें हम लोग इस पोर्टफोलियो के अंदर में क्यों, हमारी मतलब उसके पीछे सोच क्या है उस चीज के पीछे। जो अभी तक की बातें करी हैं वो नहीं है, कुछ अलग ही कैलकुलेशन है, कुछ अलग ही, जो आज तक आपने नहीं सुनी है, जो आज तक आपने कहीं पर भी नहीं सुनी है, किसी भी क्लासेस में, किसी भी रिकॉर्डिंग में। मतलब जब से हमने पढ़ा ना ज्ञान, तब से लेके आज तक आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। ऐसी चीजें सुनेंगे आप कल, बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट। मैंने बताया ना कि मैंने जो गूगल फॉर्म पे पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने, और मैंने कल की क्लास रखी भी इसी वजह से है। अदरवाइज कल की क्लास रखने का वो नहीं था, पर मैं चाह रहा था आज वाली और कल वाली में गैप ना हो, कनेक्टेड रहे दोनों की दोनों। तो उसमें आपको सच में मजा आएगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आज वाली क्लास को समझें, इसके नोट्स बनाएं, और पहले ये होमवर्क कर लें आप लोग। इसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा आज वाली क्लास के अंदर में, तभी कल वाली में मजा आएगा आप लोगों को। तो मैंने ये कहा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने सिर्फ कोर परफॉर्मर, आपकी भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एग्जिट विदाउट इमोशंस, डिजास्टर वाले स्टॉक, रोटेट कैपिटल इन स्लीपिंग स्टॉक्स एंड मीडियम परफॉर्मर स्टॉक, और जो कोर परफॉर्मर हैं उनको आप होल्ड रखें। और ये कैपिटल किस में डालें, या तो कोई नया कोर परफॉर्मर आपको लग रहा है कि यार ये शानदार चलेगा आने वाले टाइम पे, या फिर एग्जिस्टिंग के अंदर में कोई नीचे आ रखा है आपकी बाइंग रेट से नीचे। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि वो बाइंग रेट से बहुत ऊपर है तब आपने बाई कर रखा, नहीं नहीं, वो या तो वही की वही है। तो सिंपल सी बात है ना, कि मान के चलिए कि आपने कोई ऐसे स्टॉक में डालना जिसने एक साल में रिटर्न नहीं दिया, लेकिन वो आपका कोर परफॉर्मर मान रहा है आपके आने वाले टाइम पे ये बहुत शानदार चलेगा, अब वो अगले साल में डबल हो जाता है, तो आप ये कहेंगे पुराने में तो 2 साल लगे लेकिन नए में तो एक साल ही लगा ना आपको। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से ही काम करना है।
मैं कुछ एक चीज लिख रहा हूं जो आपको अवॉइड करनी है, जो जनरली आप लोग आज तक करते आए हैं। जब भी ये बोलो ना जनरली आप लोग आज तक करते हैं, उसका मतलब कभी भी ये ना सोचे कि मैं हर एक पे ये बात बोल रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसा करते हैं। और आप अगर नहीं कर रहे ना, तो जैसे कहते हैं ना कि वेलकम टू द 1% क्लब। पहली मिस्टेक, गलत स्टॉक में पैसा फंसा हुआ जिसमें आपको क्लियरली पता है कि कोई नीचे डिमांड जोन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज करना है। जैसे होता है ना कि कभी कोई स्टॉक 30 रुपए पे बाई कर लिया, डिमांड जोन था, आपने बाई कर लिया, टूट गया, एग्जिट नहीं हुए, पहली गलती। क्यों? क्योंकि अब वो स्टॉक उस वाली डिजास्टर कैटेगरी में तो ऑलरेडी जा चुका है। क्योंकि उसमें नीचे कुछ नहीं बचा ना, भले ही वो ऑल टाइम लो पे नहीं आया। आप ये कहें कि सर ऑल टाइम लो पे वो आ नहीं सकता, 2 रुपए से कभी चला था। चलो ठीक है, ऑल टाइम लो पे नहीं आ सकता, 30 रुपए का है, 25 रुपए है, 25 का 20 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। और अगर वो वहां पर नीचे आता जा रहा है और उसमें आप एवरेज और करते जा रहे हैं, तो ये वही होगा एक डिजास्टर वाली कैटेगरी के अंदर में स्टॉक को एवरेज करना। ये होप के अंदर में कि कभी क्या पता चल जाएगा, वो आपको नहीं करना है। दूसरी जो गलती जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, होल्डिंग ओनली बिकॉज प्राइस इज लो। ये प्राइस लो है इस वजह से होल्ड करना। जैसे होता है ना कि ठीक है बहुत नीचे आ रखा है, हर एक वो नहीं कर सकते ना। पीएनबी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ी ना है कि पीएनबी नीचे आ रखा है चलो 30 रुपीज है, ज्यादा थोड़ी ना रुकेगा यहाँ पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चलो 33 है, ज्यादा थोड़ी ना रुकेगा। जे एंड के बैंक नीचे आए, कभी बैंक ऑफ इंडिया नीचे आए, मतलब सारे पीएसयू बैंक आए थे ना। पर ये वो थोड़ी ना कि हर एक स्टॉक को आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते ना। जिनमें आपको पता ही नहीं, इनका तो सबका तो आपको बिजनेस तक पता है। जिसमें कुछ नहीं पता, नाम सुना है बस पहली बार, उससे पहले कभी ट्रेड भी नहीं किया, क्या बिजनेस है वो तो बिल्कुल नहीं पता, कंपनी क्या करती है वो भी नहीं पता, किस सेक्टर की है वो भी नहीं पता, बस 30 रुपए पे एक डिमांड जोन पे बाई किया था इस होप में कि ये चले। ठीक है कर लिया बाई, लेकिन नहीं चला तो उसको एग्जिट कर दो ना। वो डिमांड जोन आपको भी तो दिख रहा है ना कि ये टूट चुका है, और क्या नीचे डिमांड जोन है क्या? और नहीं है तो आंसर आपको मिल चुका है। और नहीं मिले तो पूछ लो वापस से यही सेम क्वेश्चन जो ऊपर मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लो वापस से। विल यू बाय द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस? इफ यस कीप एंड मॉनिटर। उनमें आपको आंसर नो ही मिलेगा। और अगर आंसर नो मिले तो ऑलवेज रिमेंबर पास्ट बाइंग रीजन चेंज तो होल्डिंग रीजन मस्ट चेंज। अगली जो मिस्टेक होती है, ब्लाइंड हो। अगर आसान भाषा में लिखूं तो एक दिन ऊपर जाएगा, ताकि आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर सके कि ये होप रहना कि एक दिन तो ऊपर चला ही जाएगा। आज आपका जो स्टॉक ऑल टाइम लो की तरफ आ चुका है, या फिर उसने सारे डिमांड जोन जो इंपॉर्टेंट थे वो तोड़ चुके हैं, फिर आप में यही तो होप है कि एक दिन ऊपर जाएगा। और इसकी कॉस्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। 10 साल वाला गेम, कि एक अगर चला भी गया ना 2-3 साल में, तो ये मान के चलिए वो 5-7 स्टॉक है ना आपके 10 साल खराब कर देंगे। क्योंकि एक चला गया तो बाकी कहाँ से बेचेंगे, अब सवाल ही नहीं है। और एक नहीं गया, एक अटक रखा, तो उसका पैसा बस अटका ही हुआ, आज तक ही अटका हुआ। देखिए एक अगर 3 साल तक नहीं गया तो पैसा अटक रखा है। अगर 3 साल बाद में वो ऊपर लौट गया, तो हर एक स्टॉक में यही लगेगा कि 3 साल में लौट तो जाता है, 2 साल में या 3 साल में। मैंने देखा कोई ज्यादा नीचे तो रहता ही नहीं है। तो बेचने का मतलब ही क्या है? आप यहाँ पर एक चीज सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आपको ये उम्मीद है कि आपका स्टॉक ऊपर लौट तो जाता ही जाता है, और ये मानते हैं कि आपकी उम्मीद कभी गलत हुई भी नहीं, कभी भी होप गलत हुई भी नहीं। आपने स्टॉक बाई किया, नीचे आया, फिर नीचे आया, बस अटक गया। 3 साल लगे, 3 साल बाद में वो लौट गया। अगर वो लौट गया तो आप दूसरे किसी भी स्टॉक को भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपने उसको नहीं बेचा और उसमें आपका डिसीजन सही हुआ है।
आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मेरा डिसीजन सही रहा इसको होल्ड करने का, तो आप दूसरे को भी नहीं बेचेंगे। और दूसरे में भी मान लीजिए इतना ही टाइम लगा, तीसरे में भी इतना ही टाइम लगा, 10 साल निकल गए ना 4-5 स्टॉक में। और ये कहें कि पहले वाला ही नहीं चला और आप बेच नहीं रहे हैं, पहले वाला ही नहीं चला, 5 साल हो गई, 3 साल की जगह 5 साल हो गई, फिर कहें 7 साल हो गई, 7 साल से नहीं चल रहा और 7 साल बाद में चला गया, तो सोचिए एक दो नहीं 10 साल खराब कर दिया आपकी। मतलब ये कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुन के आप है ना खुद कीजिएगा क्लास के बाद में। ये कैलकुलेशन ऐसी है कि इसके अंदर में एक ऐसी हिडन कॉस्ट आपको समझ में आएगी कि चीज मेरे जो फेवर में है ना वो मेरे फेवर में नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ ना मेरे फेवर में वो मेरे फेवर में नहीं है। आप ये कहें कि सर क्यों नहीं है, अल्टीमेटली जब ऊपर लौट ही आया, ऊपर जब लौट आया तो लॉस तो हुआ ही नहीं ना उसमें, बिल्कुल नहीं हुआ। पर 3 साल में वो ऊपर लौट आया, क्या आप उसका डबल होने का वेट करेंगे? और आप ये कहें कि बिल्कुल कर लूंगा सर। मैं टेक्निकल में उतना स्ट्रांग हूँ कि जब वो बैक टू बैक डिमांड जोन बनाते हुए आया ऊपर, तो मैं वहां पे कॉस्ट पे तो नहीं निकालूंगा। जब इतना ही टेक्निकल में स्ट्रांग है और 3-3 साल लगा रहे हैं एक स्टॉक के ऊपर वो करने की, तो फिर ये बुद्धि तो ये दिमाग तो पहले ही आप यूज कर लो ना, उसमें 3 साल भी क्यों खराब करना। जब वो बैक टू बैक डिमांड जोन के ऊपर में ही कर रहे हो तो उसका पैसा जब डिमांड जोन उसका टूटा और किसी नए में बैक टू बैक डिमांड जोन है तो नए में डाल लो ना पैसा। क्या पता 3 साल की जगह 1 साल में उसका भी लॉस कवर होगा और वो स्टॉक भी डबल हो जाएगा वहां से। क्योंकि आप ये सोचे ना कि मैंने सर लॉस तो नहीं खाया ना, अरे ये सबसे बड़ी गलती है। अगर 10 साल स्टॉक मार्केट में देने के बाद में अगर आप ये अचीवमेंट बनाए कि मैंने इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं खाया, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आपने लॉस यही खाया कि आप जो बना सकते थे वो नहीं बनाया। आप कोई पार्ट टाइम थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना कि बस ठीक है किसी ने बोला था स्टॉक बाई कर लिया था। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं, सीखना चाहते हैं, उसमें प्रो होना चाहते हैं, वो माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं। जब वो माइंडसेट डेवलप करना है तो ये अचीवमेंट कैसे हो सकता है कि यार मैंने कभी इन्वेस्टमेंट में लॉस तो खाया नहीं, अल्टीमेटली ऊपर तो आ ही जाता। आज कोई एक स्टॉक है, आज नहीं तो सर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कभी तो ऊपर आएगा ही आएगा। आप ऐसा सोचें, बिल्कुल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। 3 साल लगाए, 5 साल लगाए, पर उसकी वजह से जो पैसा बनना चाहिए था वो नहीं बना। इस 10 साल की जो कॉस्ट की मैं कल कैलकुलेशन आपको बताऊंगा ना, आप सच मैंने 2-3 दिन तक है ना सिर्फ कैलकुलेशन ही करते रहेंगे फिर। आपके मैंने बताया ना एक एक डॉट खुल जाएंगे दिमाग के कि ये इतनी शानदार कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। रिमेंबर, होप इज द मोस्ट एक्सपेंसिव होल्डिंग कॉस्ट। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। मैं उस बेस्ट केस की बात कर रहा हूँ जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, और वो क्या सेलिब्रेट करते हैं कि सर 2 साल लगे, 3 साल लगे, स्टॉक तो ऊपर आ ही जाता है, इस वजह से नहीं बेचते। उसकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत भयंकर है। उस 10 साल में जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी ना वो आपकी नहीं हुई। आप सिर्फ 2-3 स्टॉक के अंदर में रिसाइकल करते रह गए, और उन स्टॉक्स को देख भी आप पोर्टफोलियो को ओकेजनली रहे कि कभी कभार ओपन मन किया तो चलो 5-10 दिन में एक बार ओपन कर लिया, फिर आपने देखा कोई चला था लेकिन कोई दूसरा और नीचे आ गया, ओवरऑल तो जो लॉस था वो और ज्यादा बढ़ गया। फिर वो मीम चलती है ना कि मार्केट इतना ऊपर है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो और ज्यादा माइनस में चला गया, निफ्टी 2000 और ऊपर आ गया, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम लो पे है। उनसे आप रिलेट करते हो, उनको सेव करके एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हो। एक वेकअप कॉल दूं मैं आप लोगों को। एक जिसे कहते हैं ना कि रियलिटी पंच। अगर आप गलत स्टॉक से चिपके रहे ना तो सही स्टॉक कभी भी आपके पोर्टफोलियो में जगह बना ही नहीं पाएंगे। वापस से सुन लीजिए, अगर आप गलत स्टॉक से चिपके रहे ना तो सही स्टॉक कभी भी आपके पोर्टफोलियो में जगह बना ही नहीं पाएंगे। बिकॉज होल्डिंग जो है ना वो कोई लॉयल्टी नहीं है। आप उस स्टॉक के लिए कोई लॉयल थोड़ी ना रहना आपको कि मैं इस स्टॉक के अंदर में लॉयल बना रहा हूँ, जब उसके रीजन ही डेड हो चुके हैं।
जब वो रीजन ही डेड हो चुके हैं, कोई डिमांड था वही टूट चुका है, जो टॉप डाउन अप्रोच थी वही खत्म हो चुकी है, और अभी अगर आज टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ऐसा रीजन ही नहीं मिल रहा कि मैं आज इसको वापस बाई कर सकता हूँ क्या। तो जब वो रीजन डेड हो चुका है तो उस स्टॉक के साथ में किस चीज की लॉयल्टी निभा रहे हैं आप लोग। और अगर आप वो लॉयल्टी निभाएंगे, उससे आप चिपके रहेंगे, तो सही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कभी आ ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैंने जो लिखा ना वेकअप कॉल, वो वेकअप कॉल यही है। स्टॉक्स डोंट स्लिप, पीपल इग्नोर देयर अलार्म्स। उन्होंने आपको अलार्म दिया था अपना, लेकिन आपने वो अटेंड ही नहीं किया। जैसे फोन सुबह सुबह बजता है ना, तो हम क्या करते हैं उसको, नींद के अंदर में भी उसका अलार्म बंद कर देते हैं ना। कितना हम इग्नोर करते हैं ना उसको, कि 5-10 मिनट और सो लेते हैं। वही तरीके से स्टोक ने आपको अलार्म भेजा था कि डिमांड जोन टूट चुका। एक तो ऐसा होता कि मैंने देखा ही नहीं कि कब डिमांड जोन टूट गया, मुझे पता ही नहीं, मुझे आज तक नहीं पता। मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा जिसको टेक्निकल एनालिसिस जानता है, जो उसके अंदर में ट्रेड कर रहा है। मतलब ही नहीं कि उसको नहीं पता हो। हाँ, एक इंसान हो सकता है कि स्टॉक बाई किया, उसके बाद से किसी भी कारण से उसने 1 साल तक मार्केट ही नहीं देखा, किसी भी कारण से ना मार्केट देखा, ना स्टॉक देखा, ना किसी से पूछा। मतलब कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने वो देख ही नहीं पाया उसको। अब नहीं पता उसको कि जब वो स्टॉक मार्केट से फुल्ली डिस्कनेक्टेड है तो, मतलब जिसका अकाउंट ही डोरमेट हो चुका। लेकिन जिसका अकाउंट एक्टिव है, जो लॉग इन कर रहा है, चाहे महीने में एक बार ही ट्रेड टाइगर ओपन कर रहा है, चाहे वो भी नहीं कर रहा, महीने में एक बार ही मनी कंट्रोल ओपन कर रहा है, चाहे काइट की ऐप एप्लीकेशन ओपन कर रहा है, उसको पता है कि उस स्टॉक का डिमांड जोन टूटा या नहीं टूटा। तो उसको उसका अलार्म पता है कि उस स्टॉक ने उसको अलार्म भेजा था, लेकिन उसने उस अलार्म को इग्नोर कर दिया। अब ये वेकअप कॉल आप कितना सीरियसली लेते हैं, ये आपके ऊपर में है। मैं यहाँ पर ही कुछ चीजें और लिखता हूँ इसके आगे ही। कैपिटल को जो रोटेशन करने की स्ट्रेटेजी है, और वो क्या है, सेल लूजर्स, बाय लीडर्स। आपको ऑलरेडी ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से लीडर्स की बात कर रहा हूँ और कौन से को सेल करने की बात कर रहा हूँ। सेल वीकनेस, बाय स्ट्रेंथ। सेल ओल्ड स्टोरीज या ओल्ड ट्रेंड्स एंड बाय न्यू ट्रेंड्स। इस लास्ट वाली पॉइंट से अगर कोई कंफ्यूज हो तो इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड स्टोरीज है ना, जो हमने कभी बहुत ट्रेंडिंग मानी थी, आज तो उनमें रीजन नहीं रहा ना। क्योंकि अगेन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, विल यू बाय द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। इफ आंसर इज नो, तो फिर उससे एग्जिट हो जाना, उसको सेल कर देना है और नया ट्रेंड बाई करना है। क्योंकि पास्ट बाइंग रीजन चेंज हो चुका है, तो होल्डिंग रीजन भी चेंज होना ही होना चाहिए। अगर वो ट्रेंड खत्म हो चुका है तो आपको नया ट्रेंड बाई करना ही करना चाहिए। ऐसा ही करते हैं जनरली सब लोग ही। कैपिटल को देखिए वापस से रीडिप्लॉय करना स्टार्ट कीजिए, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
कैपिटल को रीडिप्लॉयमेंट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो किससे? डेड इक्विटी से प्रूवन इक्विटी, प्रूवन अपॉर्चुनिटी। और प्रूवन के अंदर में कोई ये नहीं कि इसने कंसिस्टेंटली 10% का रिटर्न दिया, ये एचडीएफसी बैंक है, ये रिलायंस है, ये टीसीएस है। वो प्रूवन अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब? जो रिटर्न ही लिमिटेड दे रही है। मेरा मतलब ये कि जो आपके, कहते हैं ना कि एक टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है जिन स्टॉक्स के अंदर में, जिनमें वैसी की वैसी स्ट्रक्चर से आपने बहुत पैसा बनाया है। पास्ट में कितने सारे ऐसे बैंक, कितने सारे ऐसे स्टॉक रहे, और आज अगर ऐसी कैसी चीजें किसी दूसरे में मिल रही है तो उनमें डालिए ना वो पैसा, उस कैपिटल को रोटेट कीजिए ना, वापस से रीडिप्लॉय कीजिए ना, यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, वो होमवर्क मैं आपको बता दूं क्या है। आपको क्या करना है, लिख ही देता हूं मैं। जब इतनी चीजें आज लिखी हैं तो ये भी लिख ही देता हूं मैं। होमवर्क, सबसे पहले राइट डाउन ईच होल्डिंग इन योर पोर्टफोलियो। अब देखिए, मैं लिख रहा हूं ना, तो मैं किसी कारण से लिख रहा हूं, और ये मैं पूरी होप कर रहा हूं, आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये काम करेंगे। एंड देन असाइन बकेट या फिर कैटेगरीज। हमने बकेट बोला तो बकेट रहने दीजिए। और बकेट में चार थी हमारे पास में, वो चार में से कौन सा किस में जा रहा है ना, वो असाइन करनी है आपको। और सिंपल से स्टेप है, क्रिएट रोटेशन प्लान। बस ये होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सा। आपको आपके पोर्टफोलियो की हर एक होल्डिंग को लिखनी है। ऐसा नहीं कि बस स्क्रीन पे देखा काइट या धन को ओपन करा, चलो यही देख लेता हूँ ना, यही दिख रहा क्लियरली, नहीं, लिखनी है। और लिखने के बाद में आपको ये लिखना उसके आगे कि ये क्या है, कौन सी कैटेगरी में जा रहा है ये, वो भी लिखना है। वो विजुअलाइज नहीं करना, वो लिखना है। तभी तो पता लगेगा ना कि एग्जैक्टली 5 इस कैटेगरी में गए, 3 इस कैटेगरी में गए हैं, और 10 तो इस कैटेगरी में गए हैं। तभी तो ये चीज पता लगेगी आप लोगों को। जो मैं स्टार्टिंग के अंदर में बोल रहा था ना कि वेट किस तरफ ज्यादा है, क्योंकि हर एक पोर्टफोलियो का मैंने बताया ना कि जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही ये कि विनर ज्यादा या लूजर ज्यादा, वेट किस तरफ है। और वो वेट किस तरफ है उसको पता करने का एक यही तरीका है। उस पोर्टफोलियो को क्लीन करने का, उस वेट को पता करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो आपको उनके अंदर में कैटेगरीज बनानी होंगी, बकेट बनानी होंगी कि कौन सा किस बकेट में जा रहा है, कौन कौन सा कोर परफॉर्मर है, कौन कौन सा मीडियम परफॉर्मर है, कौन कौन सा स्लीपिंग स्टॉक्स है, और कौन कौन सा डिजास्टर है। तभी आपको ये पता लगेगा कि आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 40 जितने भी आपके में स्टॉक है ना, वो यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है। वहीं से ही पूरा जो कहते हैं ना कि जो वेट वाला पैमाना है ना, उसी का पता लगेगा तभी कि किधर की तरफ झुकाव ज्यादा है। और बिना लिखे नहीं पता लगेगा। ऐसे तो आप पोर्टफोलियो को 50 बार देख लीजिए। अभी आप खुद सोच लीजिए, अभी भी आप क्या एग्जैक्टली विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल ही मतलब ही नहीं, एक भी पर्सन नहीं कर पा रहा होगा, मैं खुद नहीं कर सकता। बिना लिखे, तो बिना लिखे कोई काम नहीं होता। मैं यहाँ पर हमारे ऑफिस में भी हर एक पर्सन को यही कहता हूँ कि बिना लिखे हुए कोई काम नहीं होता, बिना प्लानिंग के कुछ भी चीज नहीं होती। बातें क्या, बातें सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। जो लिखा वो प्लानिंग है। क्योंकि एक्शन स्टार्ट करने के लिए उस चीज का फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। मैं हर दिन पूरा ऑफिस वाले जानते हैं हर एक चीज को। मैं कल मुझे क्या करना है एग्जैक्टली वो मैं लिखता हूँ। मुझे कल क्या करना है, उसी से मेरा दिन का मोमेंटम स्टार्ट होता है पूरा। कि कल मुझे ये करना, मुझे पहले से पता रहता है मेरे क्या क्या प्रायोरिटी टास्क हैं, क्या क्या मुझे निपटाने हैं। और मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चले मेरा दिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता चले। और उसी से मेरा आगे का फ्रेमवर्क डिसाइड होता है कि मुझे इस वीक क्या करना, उसके आगे मुझे क्या करना। वो लिखे बिना आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। खैर, ये अलग मैं मेंटल क्लैरिटी वाली डायरेक्शन में चला गया। बट अगर मैं स्टॉक मार्केट में भी आपको बता दूं ना, क्योंकि हम भी यहाँ पर मतलब, मैं ऑफिस वाले जानते हैं मैंने कितनी डायरी भर रखी है लिख लिख के, सिर्फ और सिर्फ लिख लिख के।
क्योंकि मुझे काम करने का बेस्ट तरीका ही वो लगता है कि मैं उसके अंदर में हर एक चीज लिखूं, पूरा हर एक चीज लिखूं। मुझे कल क्या करना है वो आज मैं रात को सोने से पहले लिखूं। मेरा स्टॉक मार्केट में भी कोई एक्शन प्लान है वो भी मैं पूरा बनाता हूँ, पेपर पे पेपर बनाता रहता हूँ, पेपर पे पेपर खूब। तो वो ही आपको करना पड़ेगा, बिना लिखे आप कुछ नहीं कर सकते। बिना स्टॉक्स को उनको नोट डाउन करे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो स्क्रीन पे देख के कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वो तो एक मैथमेटिक्स वाले वो क्वेश्चन की तरह है जो हमने क्लासेस में देखते थे और ये सोचते थे कि इनको इजीली सॉल्व कर देंगे, और एग्जाम के अंदर में हम ब्लैंक हो जाते थे। अगर फोकस क्लियर चाहिए तो वो प्लानिंग भी क्लियर होनी चाहिए। अगर वो प्लानिंग क्लियर नहीं है तो फोकस कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। आप अभी के अभी नहीं बता सकते गारंटी के साथ में, चाहे आप अभी के अभी मेरे सामने ही है ना, आप ओपन कर लीजिए काइट या धन या जहां पे भी आपका डीमैट अकाउंट है, आप उसको देख के कैलकुलेट करके भी नहीं बता पाएंगे कि झुकाव इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा। जबकि आप देख रहे हैं तब भी नहीं बता पाएंगे। ये चीज लिखने के बाद ही पता लगेगी। लिखते ही आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है। और फिर आज जो पढ़ाया है ना मैंने लेसन, बस इनको वो कर लेना कि इनको क्या करूं मैं। लिख तो दिया एग्जिट विदाउट इमोशन, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, या फिर इसके भी नोट्स बनाएंगे और फिर ये लाइन लिखेंगे एग्जिट विदाउट इमोशन, फिर आप सोचेंगे कि कैसे कर दूं, आज तक ही नहीं कर पाए। तो फिर आप ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि डिसीजन ट्रिगर क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने आज ये सारी चीजें लिखी इसलिए है क्योंकि आज भी मैं इनको बोलता ना, तो बोलने से काम नहीं बनता। अभी मैं ही बोल रहा होता तो मैं सिर्फ इसके बाद में सीधी ऊपर वाली लाइन ही बोल रहा होता, मैं ऊपर जाके आपको दिखा थोड़ी ना पाता कि यहाँ पर आपके माइंड के अंदर में है डिजास्टर स्टॉक की लिस्ट मिल गई, चलो उसके आगे लिखा एग्जिट विदाउट इमोशन। मैं यहाँ पर नहीं लिखता, तो मैं बस खुद विजुअलाइज करके इस लाइन को बोल रहा होता और आप बस सुन रहे होते हैं। अभी आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ इसके आगे ये लिखा हुआ, अब बस सवाल ये रह जाता कि क्या कर पाऊंगा। उसके लिए भी मैंने लिखी हुई चीज दिखा दी आपको कि डिसीजन ट्रिगर क्वेश्चन है ना आपके पास में, विल यू बाय द सेम स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, इफ आंसर इज नो शिफ्ट एंड एग्जिट। अगर पास्ट बाइंग रीजन चेंज तो होल्डिंग रीजन मस्ट चेंज। हर एक चीज लिखी हुई है। ये फ्रेमवर्क है ना, मैंने बोला ना आज और कल की क्लास का जो ये फ्रेमवर्क है ना, इसको इस तरह से लिख लेना कि ये हमेशा आपको याद रहे। इसको चिपका ही लेना चाहिए सिस्टम के सामने। और कल वाला फ्रेमवर्क तो और भी इंटरेस्टिंग है। देखो आज की क्लास की अगर रियल वैल्यू जानना चाहते हैं तो वो तभी मिलेगी जब पोर्टफोलियो लाइट एंड राइट होगा। एक वो मोतीलाल ओसवाल की टैगलाइन है ना, बाई राइट सिट टाइट। लिख देता हूँ वो टैगलाइन भी, आप लोगों ने सुनी होगी। मोतीलाल ओसवाल यूज करता था इस टैगलाइन को, बाई राइट सिट टाइट। आई होप आपको सबको पता होगा कि जो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर है उनकी ये टैगलाइन हुआ करती थी। और यही गोल्डन रूल है। कहीं ना कहीं मैं और सूरज भी इसको जब से हमने सुना था ना किसी एड के अंदर में कि ये मोतीलाल ओसवाल की एड में हमने ये लाइन पढ़ी थी, तो हम इसको एक एज ए गोल्डन रूल की तरह ही मान रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, बाई राइट सिट टाइट। एक चीज और लिखूं, ये लास्ट है। साइकोलॉजी लेसन। और वो क्या है? पास्ट का पैसा गॉन। बिल्कुल शुद्ध लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं आपको।
जो पास्ट का पैसा है ना उस शेयर का, वो तो जा चुका है, और उसको कवर करने के चक्कर में 10 साल में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ऊपर रूल बताया है कि उसको डिजास्टर स्टॉक मानते हुए उसको एग्जिट कर दिया, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके बदले आप एक ले रहे हो। पूरा खेल यही तो है। अभी भी आप लोग अगर इनको हल्के में से समझ रहे हो कि बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, नहीं नहीं, सिंपल नहीं है ये। आप समझिए कि मैं एक अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा। आज आप जिस स्टॉक में हैं, जिसमें डिजास्टर स्टॉक है, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक होप है, टेक्निकल कुछ नहीं बचा है, उसमें कितने साल लगेंगे आप नहीं बता सकते। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार मिनिमम पकड़ लीजिए, ये नहीं कि 5 साल 10 साल, एक बार 2 3 साल, 3 साल ले लेते हैं हम, कि 3 साल भी लग सकते हैं। और अभी मान लीजिए कि 6 महीने हुए हैं, और हो सकता है उसको वापस से प्राइस पे आने के लिए 3 साल लग जाए। अब मैं ये कर रहा हूं, उसका पैसा जो भी बच गया 50 का 30 ही बचा है, वो एज इट इज आपने किसी दूसरे स्टॉक में डाला, चाहे एग्जिस्टिंग जो कोर परफॉर्मर थे उनके अंदर में, या कोई नया कोर परफॉर्मर बनाया आपने उसमें डाला, और वो पैसा मान लीजिए कि 6 महीने में 1 साल में डबल हो गया। अब वो डबल किया हुआ पैसा, वो डबल किया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, डबल किया हुआ पैसा वापस से री इन्वेस्ट होगा। और 3 साल में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के बदले एक अपॉर्चुनिटी रिप्लेस नहीं हुई है, एक अपॉर्चुनिटी के बदले मतलब एक आपके फैसले के बदले, जो गलत को आपने सही किया उसके बदले में आपने 8 10 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है। इसलिए मैंने लिखा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट। मैंने ये नहीं बोला है कि पास्ट की एक अपॉर्चुनिटी गई तो एक फ्यूचर की नई अपॉर्चुनिटी आ गई, नहीं नहीं। आप इस पॉइंट को वापस से ध्यान से सुने कि एक शेयर, एक स्टॉक, उसका डिसीजन आपने लिया जो कभी सही लिया होगा, ऐसे हवा में तो बाई नहीं किया होगा। हाँ, कभी कभार ये गलती हो सकती है कि आपने ट्रेडिंग के लिए लिया और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, बट एनी हाउ आज आपको उसका आंसर पता लग गया ना कि यार ये अब तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर में। आंसर कैसे पता लगा? ऊपर ही ऊपर वाले क्वेश्चन से। अगर उसके अंदर में आपको क्लियरली पता है कि आज के व्यू के अकॉर्डिंगली, आज के टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मुझे डिसीजन लेना हो, तो मैं बाई नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा तो मुझे उससे एग्जिट करना चाहिए। और अगर आप उसको एग्जिट करके आज एक डिसीजन ले लेते हैं दूसरे स्टॉक में पैसा डालने का, तो जो आपका खराब डिसीजन था ना उसको आपने सही कर दिया। और वो आपने सही करा है ना, तो ये मान के चलिए कि अब आपको फ्यूचर में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मुझे मेरे अगर डेड स्टॉक के अंदर में अगर मुझे 3 साल लगे वापस से निकलने में, सिर्फ 3 साल, चलो और टाइम को कम करो, 2 साल कर लो, और कम करो 1 साल कर लो। आप ये कहें कि चलो 6 महीने हो गए, आधा हो गया शेयर, लेकिन अगले 6 महीने में क्या पता मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, इससे तो कम मैं क्या ही करूंगा। अगर 6 महीने में आधा हो गया तो 6 महीने वापस लग सकते हैं ना। और डेड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नीचे की तरफ उसमें कुछ नहीं है। आप इन बातों को जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, इनको ढंग से सुने कि अगर उसमें नीचे की तरफ कुछ नहीं है तो कैसे मान लें कि 6 महीने में वो ऊपर आ जाएगा। हाँ, अगर नीचे डिमांड जोन में हिट हुआ तो अपन ये कहते हैं कि यार जितना टूटा था ना अब डिमांड जोन में आ गया, 5 6 महीने में तो आ जाएगा ऊपर। ऐसा ही लगेगा आपको कि यार डिमांड जोन है, नीचे टूटा था, डिमांड जोन में आया, 5 6 महीने में कवर हो जाना चाहिए। अगर डिमांड जोन नहीं है तभी तो हमने उसको डिजास्टर स्टॉक माना ना। और जब डिमांड जोन नहीं है तो आप कैसे मान लेंगे 6 महीने में ऊपर आ जाएगा? 1 साल भी लग सकती है। फिर भी चलो मान लो कि आपका ये पॉइंट भी मैंने मान लिया कि 6 महीने में ऊपर आ जाएगा, तो हुआ क्या? 6 महीने नीचे गए, 6 महीने कोस्ट टू कोस्ट आया जीरो, कुछ नहीं कमाया आपने। और आप में हर में ही ऐसा कर रहे हैं तो 10 साल तक कुछ नहीं कमाया आपने। और ये तो आपके हिसाब से मैंने बेस्ट पॉइंट को कैलकुलेट करा, बेस्ट कैलकुलेशन लगाई है मैंने। इसी कैलकुलेशन को आप ये कर दें कि नीचे जब डिमांड जोन ही नहीं है, स्टॉक ही डिजास्टर हो चुका है, तो रिकवर होने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 3 साल भी, 5 साल भी। अगर मैं 2 या 3 साल में उसको पकड़ लूं तो बस 3 4 अपॉर्चुनिटीज, 3 4 स्टॉक्स के ही बैड एक्सपीरियंस में मैं 10 साल निकाल दूंगा। और वो 10 साल सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अपने घर वालों की भी, मेरी लाइफ से जो इंसान जुड़ा है ना उसकी शायद खराब कर दूंगा। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन चीज ही ऐसी होती है ना। मेंटल क्लियरिटी आज की डेट में सोशल मीडिया वाले दौर में लाना मजाक थोड़ी ना है। और वहीं पर आज आपने उस फैसले को सही कर दिया, जो कि कभी आपने इंटेंशनली गलत नहीं किया था, हो गए इमोशंस थे कि नहीं, चलो एग्जिट करा मैंने डिमांड जोन टूटने पे। पर आज तो मौका मिल रहा है ना, 50 का स्टॉक 40 पे
SL एग्जिट हो जाना चाहिए था। एक एग्जांपल बता रहा हूं। चलो नहीं किया 30 आ गया, चलो नहीं किया 25 आ गया। लेकिन आज भी एक ऑप्शन दे रहा हूं ना मैं आप लोगों को कि आज तो वो सही कर लीजिए फैसला। अगर आज भी आपने उस फैसले को सही कर दिया ना, तो गारंटी के साथ में वो 25 रुपए तो किसी दूसरी अच्छी चीज में लगेंगे ना। और वो 25 रुपए किसी में लग के 50 हो जाएंगे, और वो 50 किसी में लग के 100 हो जाएंगे, 100 किसी में लग के 200 हो जाएंगे, 200 किसी में लग के 400 हो जाएंगे। तो एक के बदले हो सकता है 8 8 10 10 अपॉर्चुनिटीज आप ट्रेड कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए आने वाले टाइम पे। इसलिए मैंने लिखा कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, एक के बदले सिर्फ एक नहीं है। अब मैं जो आपको कल बताने वाला हूं ना इससे आगे, वो पता है क्या चीज है? एक छोटा सा मैं वो बता रहा हूँ कि कोई एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बहुत पहले पढ़ा, बहुत पहले, इस इन्वेस्टिंग वाली जर्नी के अंदर में। फिर उस कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा चैलेंज किया, वही कहते हैं ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। कि कॉन्सेप्ट बनाया था, हो सकता है किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने बनाया हो, उनको उनसे रिजल्ट मिले हो। मैंने बताया ना, उसको हल्का सा चैलेंज किया विथ ड्यू रिस्पेक्ट, और उसी के बिहाफ के ऊपर में मैंने कुछ एक स्ट्रेटेजीज बनाई, जो आप लोगों को बताई भी है, पढ़ाई भी है। और मैंने उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में मैं चला, और उसने मेरे को बहुत ही शानदार ट्रिमेंडस वेल्थ बना के दी। मेरा वो विजन, वो चीज क्लियर रहा। और जब मैंने अभी गूगल फॉर्म में वो चीज फ्रिक्वेंटली पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि चलो मैं शेयर करता हूँ ये चीज सब लोगों के साथ में, कि वो फ्रेमवर्क मैं शेयर करता हूँ। मैंने बताया ना, अभी तक वो फ्रेमवर्क किसी ने भी नहीं पढ़ा, किसी ने भी। किसी को हो सकता है हल्का फुल्का बस बातों का आइडिया हो, बट उसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो किसी को नहीं पता। और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आपको कल का ही वेट करना पड़ेगा। बट मैंने कहा ना, कल से पहले आपको ये आज वाला होमवर्क ये टाइमली करना है। आपका पोर्टफोलियो क्लीन करने वाला तो मैंने सोल्यूशन दे दिया है। पोर्टफोलियो तो क्लीन आप तुरंत की तुरंत आज के आज कर सकते हैं। कल सुबह मार्केट ओपन हो, मार्केट ओपन होते के साथ ही कर सकते हैं, मार्केट ओपन होते के साथ ही पोर्टफोलियो क्लीन। तो ये तो पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको पूरा दे दिया। अब तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो आगे की वो वेल्थ की वो कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, जो मैं और सूरज खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं और सूरज खुद के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि कहीं से किसी से भी, कोई बड़े से बड़े इन्वेस्टर की भी कॉपी नहीं हो सकती। वो हमारी खुद की थ्योरी, जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई वेल्थ बनाई है, तो वो खुद की स्ट्रेटेजी से बनाई, किसी ने किसी को चैलेंज करके बनाई। हमें ये नहीं कि हमें किसी को चैलेंज करना, उसके फैसले को गलत करना, नहीं। हम हो सकता है हमारी उस चीज से, हमारे उस फ्रेमवर्क से हम वो चीज बनाए जो किसी ने नहीं बनाई। बस इतनी सी खेल है, जो मेंटल क्लैरिटी में बोल रहा था ना, कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई किताब पढ़े कभी फ्यूचर के अंदर में, तो उस किताब को पढ़ के कोई ये कहे कि हाँ ये भी थे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसका मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग नोट्स बनाएंगे, और जैसे आप मुझे भेजते हैं वैसे आप मुझे भेजेंगे। लास्ट में एक दिन में आप लोगों से ऐसे नोट्स मांगूंगा कि मुझे एक सिंगल PDF में चाहिए सारे नोट्स। अभी तो मैं भी समझ सकता हूँ कि भाई आपने 8th सेशन के बनाए तो वो आप मुझे भेज रहे हैं, फिर 9th सेशन के बनाए तो वो आप मुझे भेज रहे हैं, भले ही चलो 8th और 9th के क्लब कर दिए। तो फिर, पर वो फाइलें तो एक 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 करके आई हुई है ना मेरे पास में। एक दिन जब मैं बोलूं कि अभी तक के मुझे सारे नोट्स एक सिंगल PDF में भेजिए, सिर्फ सिंगल PDF में, उसमें ऐसा नहीं हो कि सर ये LMS 1, ये LMS 2, ये LMS 3, ये LMS 4 ऐसे करके आपने सारे भेज दिए। उस दिन मुझे एक सिंगल PDF में चाहिए। उस PDF को चाहे आप कैसे भी कंप्रेस करें, या बड़ी हो तो बड़ी हो, पर वो मुझे एक सिंगल PDF में चाहिए उस दिन। क्योंकि मल्टीपल PDF, हजार हजार लोगों की ओपन करना और उसको रीड करना, बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा काम हो जाता। एक सिंगल PDF उसको अपन फ्लो में पढ़ रहे हैं, पूरा आइडिया मिल जाता वहां पर कि पर्सन ने कितना हार्डवर्क किया है। अभी नहीं, कुछ क्लास और हो जाने दीजिए, उसके बाद में मैं बोलूंगा आपको।
तब तक आप वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अटैचमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, सारी पीडीएफ को क्लब करना स्टार्ट कर दीजिए भले ही। जब मैं बोलूँ तब मुझे भेजनी है आपको, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपने कितना हार्डवर्क किया। देखिए सिंपल सी बात है, जो मैं फोल्डर बना रहा हूँ एलएमएस का, भले मैं ऐड सबको करूँ, मैं ऐड सबको कर लूँ उसमें, पर हर एक वो पर्सन जो एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क कर रहा है वो तो प्रायोरिटी डिजर्व करता है ना। मैसेज का रिस्पॉन्स मेरा हर एक चीज के अंदर में, और हर एक पर्सन को चाह के भी आप टाइम पे आंसर कर भी नहीं सकते। बट जो एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क करें, जो बहुत ही ज्यादा, जिन्होंने कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपना हार्डवर्क दिखाया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके नोट्स बनाए कि यार ऐसे भी नोट्स हो सकते हैं। मतलब मुझे खुद भी ऐसा लगे कि यार शायद ऐसे नोट्स तो मैं भी नहीं बना पाता, ऐसे नोट्स तो मैं भी नहीं बना पाता, ऐसा मुझे कुछ दिखे। और फिर ऐसा कैसा मुझे हार्डवर्क दिखे, यार क्या पर्सन, मुझे तो उस नोट से ही हार्डवर्क दिख जाएगा आपका, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि आपने टॉप डाउन अप्रोच में चार्ट पे क्या क्या लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, नहीं नहीं, वो तो मैं उतना पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे तो नोट से ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा लगता है ना कि लाइक कि मैं अपने कोल्ड को भूल के चीजें इतना अच्छे तरीके से बताया फिर, और आप लोगों को वो चीज में मजा आया, वही अचीवमेंट है। असली खुशी उसी में है, असली नींद का सुख भी उसी में ही है मेरे लिए। उसी से ही पूरी एनर्जी है, कि लोग पढ़ के कितना खुश हो रहे हैं वो चीजें, और वो चीजें वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने से फिर उनको रिजल्ट और मिल रहे हैं। पूरी खुशी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी उसी में है, हर एक चीज। अभी रिसेंटली एक एड चल रहा होगा, आप लोगों ने देखा हो तो, एक सुधांशु करके हैं, 2-3 साल पहले आए थे मिलने के लिए फैमिली के साथ में वो, कोविड के आसपास के बैच के हैं वो, 2020-21 के आसपास के हैं। उनकी स्टोरी कुछ कैसी है कि उन्होंने बताया कि वो जयपुर के अंदर में रहते थे यहाँ पर, मतलब फोटो भी डाली है शायद मैंने उनकी स्टोक आइडिया पे, नहीं डाली तो मैं डाल दूंगा। फैमिली के साथ में आए थे और अभी वो दोबारा मिलने के लिए आए, फैमिली के साथ में वापस से। और जब वो आए थे आज से 2 साल पहले, तब उन्होंने बोला कि सर यहाँ जयपुर में मैं रहता था, और यहाँ पर किसी बैंक में जॉब करता था, साइकिल वगैरह से मैं जाता था, और यहाँ पर खाटू श्याम जी हैं, मैं वहाँ पर भी जाता था और ट्रेन के अंदर में जाता था खाटू श्याम जी। और ये भी कि टीटी ना आ जाए, वो मतलब वो बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें थी। देन उन्होंने कहा कि लाइक मेरे पास में बहुत ही कम पैसा था कोर्स के बाद में भी, उसमें भी मेरी सिस्टर को कुछ पैसे की नीड थी, और वो पैसा मैंने, कुछ पैसा सिस्टर को भी दिया, और ले दे के उनके पास में बहुत ही लिमिटेड कैपिटल, आई थिंक 20-25,000 इतना कैपिटल बचा। उस कैपिटल से उन्होंने सबसे पहले 1 शेयर का कैपिटल बनाया, 1 करोड़ का कैपिटल। उसके बाद में उन्होंने ट्रेडिंग की, जो पैसा बनता जा रहा है ट्रेडिंग का, उसको पोर्टफोलियो में डालना स्टार्ट करा। और जब वो आए तब वो इतने हैप्पी पर्सन थे, कि इतने हैप्पी पर्सन, मतलब वो जिस हिसाब से इमोशनल हो रहे थे कि सर कभी मैंने ऐसी लाइफ सोची नहीं थी। और बोले आज की डेट में मैं अपने वाइफ और बच्चों के साथ में शानदार से शानदार 5 स्टार होटल के अंदर में भी घूमता हूँ। वो बोले कि सर मैं अभी भी ऐसे आया हूँ कि पहले मैं जयपुर आया हूँ घूमने के लिए, फिर मैं उदयपुर जाऊंगा। और सर ये टूर तो सर 5 दिन में हो सकता था, बट मैंने 9 दिन 10 दिन का रखा है, क्योंकि सर मेरा ये है कि मेरे को फैमिली के साथ में घूमना है खूब, मेरे को वो सारे सपने पूरे करने हैं, बट उसमें मैं एक कंडीशन रखता हूँ कि मेरा दिन स्टार्ट 3:30 के बाद में होगा, 3:30 के बाद में होगा। तो मैं जहाँ होटल में हूँ कहीं पर भी हूँ ना, 3:30 तक मैं ट्रेडिंग करूंगा, 3:30 के बाद में मेरा दिन स्टार्ट होगा।
तो उस वजह से मेरा जो टूर है वो 5 दिन का 8 दिन 9 दिन 10 दिन होता है। बट बोला कि ये जो चीज है वो मैंने डिसिप्लिन में ऐसी ला रखी कि जो कुछ है ना वो इसी वजह से तो है। आज जो मेरे, मैं कभी, उन्होंने अपने जो मैंने बताया उनकी बातें आपको, कि कभी मैं इस तरह से था, और वो मैं आज की डेट के अंदर में इस तरह की अगर मैं लाइफ जी रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो इसी स्टॉक मार्केट की वजह से है। तो उसकी रेस्पेक्ट करना मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? और कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल का उनमें उस चीज को लेकर डिसिप्लिन। और वो मतलब जहां पे भी जाते हैं फेसबुक पे अपनी फैमिली के साथ में फोटो शेयर करते रहते हैं कि उदयपुर के इस होटल में, वहां पर ये। तो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा लगता है कि कोई पर्सन ने कोई सपने देखे और वो सपने पूरे हुए और वो सपनों का क्रेडिट वो आपको दे। हम उसमें ये मानते हैं कि हमने तो क्या किया, हमने तो सबको सेम ही पढ़ाया। वो उनका बड़प्पन है कि वो उस चीज के ऊपर में हमें वो चीज दे रहे हैं, बाकी हम तो ये मानते हैं कि हम तो सबको सेम ही पढ़ा रहे हैं उस चीज के ऊपर में। वो उनका हार्ड वर्क जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचे उस चीज के ऊपर में। पर वो आते हैं तभी वो सारी बातें बताते हैं वापस से। अभी वो रिसेंटली महीने भर पहले वापस आए थे फैमिली के साथ में। बोले कि सर ये है कि हर 2 साल में मैं यहाँ पर एक बार आता ही आता हूँ, खाटू श्याम जी जाना, मुझे वहां जाना, और देन उसके बाद में कि यहाँ पर आया तो आपसे मिले बिना नहीं जा सकता सर, कि मैं मिल के ही जाऊंगा। तो ऐसी चीजें होती हैं कि जो कहते हैं ना कि सुकून देती हैं, और फिर हमें भी लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा, मतलब लोगों की लाइफ के अंदर में चेंजेस हो रहे हैं, लोग खुश हैं इस हिसाब से। चलो इतनी बातें करेंगे अभी, नहीं तो मैं बातों को खुद याद कर करके वो मुझे सारी चीजें याद आती है, मेरे खुद के वर्ड्स चेंज हो जाते हैं फिर। चलो कल मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सब लोगों को। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का, और खुश रहिए, मार्केट से खूब सारा पैसा बनाते रहिए, और अपने सपने पूरे करते रहिए। मिलते हैं कल, बाय।